आसमान के ऊपर से कॉमेट गिर रहा होता है। एक कॉमेट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि असल में वाकई में कॉमेट है या फिर क्या है। वो कॉमेट जो होता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है और आकर सीधा समंदर के अंदर गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर गिरता है तो वहां पर जो आम नागरिक जो होते हैं वो बेचारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी आ जाती है। एक बड़ी सी पानी की लहर पानी के अंदर से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। तो पानी की लहर इतनी बड़ी होती है कि वो एक काफी बड़े एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब लोग वहां पर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहीं पर एक छोटी बच्ची को दिखाता है कि वो बेचारी भागते हुए गिर जाती है, लेकिन यहीं पर पानी रुक जाता है क्योंकि वहां पर कुछ वॉरियर्स होते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी लोग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करना जानते हैं। जो लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग वहां पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ और भी वहां पर मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं जो कि आइस पावर को यूज करते हैं, वहां पर पानी को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस कि यहां पर वो कॉमेट की वजह से जो बड़ी वेव बनी थी वो इतनी पावरफुल थी कि इन लोगों की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी उनके सामने नहीं टिक पाई और पानी जो है पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है और पानी जहां तक उसकी नजर जाती है वहां पर पानी उस सबको बर्बाद कर देता है। यहीं पर से एक मंत्री को दिखाते हैं कि वो भागता हुआ सीधा एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि एम्परर एक बहुत ही बुरी खबर है। एक बहुत ही बुरी खबर है कि आसमान के ऊपर से अचानक कोई चीज गिरी और पानी के अंदर से एक बड़ी लहर निकली जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची है। और इसी के साथ ही वहां पर उस साल के बारे में ईस्ट कोस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उस साल जब यहां पर एक आसमान के ऊपर से कॉमेट गिरा था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उस कॉमेट के बारे में किसी को यह नहीं पता कि उस कॉमेट के अंदर क्या था और वो कॉमेट गिरा क्यों था। तो जहां पर से फाइनली हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि तो ये स्टोरी का प्रीलॉग था। तो इस कहानी के स्टार्ट में दिखाता है कि एक एल्डर जो कि एक बटलर होता है एक फैमिली का, वो यहाँ पर एक यंग मास्टर को लेने के लिए गांव के एरिया में जाता है जिसे मछुआरों का गांव कहा जाता है। तो वो वहां पर पहुंचता है और कहता है कि लगता है कि हम लोग मछुआरों के गांव में पहुंच गए, क्योंकि वो गांव जो होता है वो समुद्र के किनारे बसा होता है, वहां पर काफी छोटा सा गांव होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि मास्टर शिमू यहीं पर रहते हैं। तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आए होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का जो मास्टर होता है ये उसका बेटा होता है जो कि यही समझ लो कि नाजायज बेटा है। तो बटलर चैंग का साथी उसे कहता है कि बटलर चैंग, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मास्टर शी चुपचाप हमारे साथ यहाँ पर से वापस चलेंगे? उसके डैड की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके कॉटेज की तरफ आगे जाते हैं। जैसे वो जाकर कॉटेज के दरवाजे पर नॉक करते हैं, दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है और अंदर गिर जाता है। अंदर आने के बाद वो चेक करते हैं तो शिमू वहां पर नहीं होता। वो पूरा कमरा चेक कर लेते हैं और इसी के साथ ही साथ कुछ और लड़के होते हैं जो कि शिमू के साथ ही यानी कि गांव वाले होते हैं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये लोग हायर ऑफिशियल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी आसानी के साथ आकर जो शिमू के घर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन लोगों ने तो यंग मास्टर शिमू के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। जबकि दूसरा साथी उसको रोक देता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उनकी ड्रेस को देखो, वो जिन फैमिली के लोग हैं। जिन फैमिली के लोगों के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि शिमू का उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर शिमू को लेने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही जब वो लड़का उसे ये बात कहता है तो ये बात सुनने के बाद वही लड़का अब यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर वो कमीना एक ऑर्फन बचा था जिसका बाप नहीं था, लेकिन अब अचानक से जिन फैमिली के लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए आ गए हैं। लगता है कि वो भिखारी अब यहाँ पर हमारे ऊपर राज करेगा। इसके साथ ही मास्टर चैंग के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर शी तो यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? तो मास्टर चैंग उनसे कहते हैं कि यहीं पर वो कहीं आसपास ही होगा, हो सकता है कहीं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हो। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक चट्टान के ऊपर का दिखाया जाता है जहां पर शिमू बैठा होता है। तो शिमू वहां पर बैठा एक शंख बजा रहा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी मॉम को याद करता है क्योंकि उसकी मॉम अभी भी यहाँ पर मरी होती है और उसकी मॉम मरने से पहले उसे कहती है मैं तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि पिछले 14 साल से तुम्हारे डैड घर वापस नहीं आए, तुम्हारे पैदा होने के बाद से वो घर वापस नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी जिम्मेदारी को समझती हूँ, उनकी मजबूरी को समझती हूँ। वो जिस काम के लिए गए थे वो एक ऐसे इंसान थे जो मार्शल आर्ट्स को परस्यू करना चाहते थे, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना चाहते थे। इसी वजह से हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं इसके लिए उनको ब्लेम नहीं देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि जब तुम दोबारा अपने फादर को मिलो तो एक फादर की तरह उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो हमारा शिमो जो था अपनी मॉम की बातें याद करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसकी मॉम जो थी मरने से पहले उससे ये बात क्यों कहकर गई कि उसके डैड जो थे वो उनकी मजबूरी को समझती हैं। हालांकि उसका बाप जो था वो पिछले 14 साल से अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आया ही नहीं। तो उसकी मॉम मरने से पहले उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैड की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और इसी के बाद उसकी मॉम मर जाती है। तुझे बातें सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा देता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड को बिल्कुल भी दोबारा से रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, वैसी रिस्पेक्ट जैसी मेरी मॉम चाहती है। पता नहीं मेरी मॉम अभी भी यहाँ पर डैड से इतना प्यार क्यों करती है जबकि वो उन्हें छोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए कोई इंसान यहाँ पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर 14 साल के लिए उनसे दूर रहता है। शिमो वहां पर यही सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मैं उस बंदे को अपना फादर कह पाऊंगा, वो बंदा मेरा फादर कहलाने के लायक नहीं है। और इसी के साथ शिमो जो होता है
वहां पर पानी के अंदर, पानी की गहराई में एक बड़ी सी चट्टान होती है, एक बड़ा सा पत्थर होता है जो कि किसी एक बड़े से शंख के ऊपर गिरा होता है, एक बड़ी सी सिप्पी के ऊपर गिरा होता है और वो जाकर उसको वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर तकरीबन उसे 2 साल हो चुके होते हैं और वहां पर पत्थर खोद खोद कर वो उस बड़ी सी सिप्पी को वहां पर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर जो होता है उस शिपी के ऊपर गिर चुका होता है और वो बेचारी शिपी वहां से निकल नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे ही जब वो उसके करीब पहुंचता है तो शिपी के अंदर से बहुत ही रेड कलर का ऑरा निकलता है जो कि शिमू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो शिमू पिछले 2 साल से यहाँ पर आता था और इस शिपी के अंदर से जो ऑरा निकलता तो उसे एब्जॉर्ब करता और साथ ही पत्थर को तोड़ता रहता ताकि यहाँ पर कभी ना कभी इस शिपी को आजाद करवा सके। इस बार जब वहां पर से रेड कलर का ऑरा निकलता है तो ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। फिर साथ ही अपना शावर लेकर पत्थर खोदना स्टार्ट करता है। वो उस पत्थर को तोड़ रहा था और साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि ये शिपी जो है यहाँ पर इस बड़े से पत्थर के नीचे कैसे दबी, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर से इसे आजाद करवाने वाला हूँ क्योंकि जब मैं इसके पास से गुजरा था तो इसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकली थी जो मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई, जिसने मुझे काफी फायदा दिया और पिछले 2 साल से यहाँ पर मैं इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उसी के बाद मैं यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रिपे बैक कर सकूं क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मुझे बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल तक पहुंचा दिया तो मैं कम से कम इसे आजाद तो करवा ही सकता हूँ। और वहीं पर फाइनली वो आखिरी पत्थर निकालता है तो सिप्पी आजाद हो जाती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने फाइनली सिप्पी को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे वहां पर वो ये देख रहा होता है क्योंकि वो पत्थर खोद रहा होता है तो पत्थर की जो नींव होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और पूरे का पूरा पत्थर ही अब उसके ऊपर गिर जाता है और सिप्पी फिर से वहां पर पत्थर के नीचे दबने लगती है। लेकिन हमारा शीमो जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी जो उसकी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल की एनर्जी होती है उसी के साथ उस पत्थर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी पत्थर होता है। फिर साथ ही वो पंच बनाता है, पंच के अंदर एनर्जी रिलीज करके उसके ऊपर जबरदस्त पंच दे मारता है। वो दोनों हाथों के साथ जब उस पत्थर को पंच मारता है तो पत्थर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाता है, लेकिन इसी के साथ उस बेचारे के दोनों बाजू जो होते हैं वो कट जाते हैं। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से वो बेचारा जो होता है वहीं पर पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं क्योंकि पत्थर अब हट चुका है और सिप्पी के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो छोटी लड़की पानी के अंदर से निकलने के बाद जल्दी से शिमू की तरफ आके बढ़ती है। वो उसको पकड़ती है और साथ ही उसको पकड़कर वहां पर से उसको बाहर लेकर आने की कोशिश करती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जाग नहीं रहा होता। फिर साथ ही आसपास जितनी वहां पर सिप्पियां होती हैं उन सभी के अंदर जो मोती होते हैं वो सभी के मोतियों की पावर को ऑब्जर्व करती है, उन सभी की पावर को यूज करते हुए वहां पर से शिमू को लेकर पानी के अंदर से बाहर आ जाती है। और पानी के अंदर से बाहर आने के बाद उसे रख कर बैठी होती है और उसे या करके बुला रही होती है क्योंकि वो भी छोटी है, इसी वजह से वो प्रॉपरली बात नहीं कर पा रही होती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कह रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठो। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। तो साथ ही उसके हाथों की तरफ देख दिया कि उस बेचारे के दोनों हाथ कट चुके हैं। तो इसी के साथ ही वो छोटी फेरी जो होती है वहीं पर बैठकर अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करती है। वहां पर शायद प्रे करती है क्योंकि उससे अभी छोटी बची है तो उसे नहीं पता कैसे स्किल्स को यूज करना है। लेकिन उसके पास से वही रेड कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी की सारी रेड एनर्जी जो होती है वो शिमू के बाजू के अंदर चली जाती है और उसके बाजू जो होते हैं दोबारा से वहां पर रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाजू दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। फाइनली हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर सांस लेना शुरू कर देता है। तो जैसे यहाँ पर शिमू जो होता है वो होश में आ रहा था, इसी के साथ ही पानी के अंदर से 2 पानी के रहने वाले नेटिव्स निकल आते हैं, यानी कि 2 एक्वामैन्स निकलते हैं, एक लड़की और एक लड़का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पर हीवनली क्लैम स्पिरिट डॉटर को ढूंढ लिया है। तो जब वो यहाँ पर इस तरह की बात करता है तो वो बेचारी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, जबकि उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो उसके सर में मारती है और उसे कहती है कि हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर डराओ मत। और जल्दी से आके बढ़ती है, उसे उठाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ज्यादा प्यारी है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ पर से तुम्हें वापस लेकर जाने के लिए आए हैं क्योंकि तुम गुम हो गई थी। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे शिमू की बॉडी के ऊपर अपना पांव रखता है और कहता है मुझे लगता है कि इस इंसान को यहाँ पर मार देना चाहिए। इसी गंदे इंसान ने यहाँ पर हीवनली क्लैम डॉटर को अपने पास बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि इंसान जो होते हैं ये कभी भरोसे के लायक नहीं होते और इंसान हमेशा यहाँ पर मुश्किल लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर मार डालते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। साथ ही वो अपने पास से अपना ब्लेड निकालता है और शिमू को वहां पर मारने लगता है। तो भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शिमू की बॉडी के साथ लिपट जाती है और कहती है या तुम लोग इसे नहीं मार सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने इसकी जान बचाई है। जबकि लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस इंसान को यहीं पर मार देना चाहिए, मुझे लगता है कि इस लड़के के कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर होंगे, ये हमारी प्रिंसेस को किसी न किसी मकसद से तो जरूर बचा रहा था। और इसी के साथ ही पानी के अंदर से एक बड़ा सा पानी का भवंडर बाहर निकलता है। उस पानी के भवंडर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि उनकी मास्टर होती है। तो वो दोनों से रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मास्टर बाहर निकलने के बाद प्रिंसेस के सर पे हाथ रखती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि हमारी प्रिंसेस हमें यहाँ पर
पर वापस मिल गई हैं। तो है कि तुम दोनों की किस्मत भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े काम करने के लिए बने हो। इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहाँ पर उस बच्ची से पूछती है, बताओ कि तुम्हारा पैर कहाँ पर गया, यानी तुम्हारी सिप्पी कहाँ पर गई। लेकिन प्रिंसेस को उस सिप्पी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि लड़का गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़के ने उस सिप्पी को अपने पास रख लिया है, इसने उस सिप्पी को चोरी कर लिया है। इसी के साथ ही प्रिंसेस फिर से चिल्लाकर उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो, इसने मेरी जान बचाई है। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने कहा कि इस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इस बेचारे के दोनों हाथ भी काट गए थे और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके दोनों हाथों को दोबारा से रिकवर करवा दिया और हो सकता है कि उसी चक्कर में तुम्हारी सिप्पी जो है वो एनर्जी बनकर इसके हाथों में चली गई है। इसी के साथ ही टीचर ये बात सुनने के बाद कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो उसके दोनों डिसिपल उसे कहते हैं, टीचर क्या वाकई में यहाँ पर से इस इंसान को जाने देना चाहती हैं? तो टीचर उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर तुम्हारी रेस की एक स्पिरिट की जान बचाई है, तो फिर मुझे लगता है कि इस इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इंसान को उठाओ और जाकर जमीन के ऊपर छोड़कर आओ। वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे शीमू को उठाते हैं और उसे जाकर बीच के ऊपर छोड़ आते हैं। तो जब वो उसे छोड़कर आ जाते हैं और उसके बाद वो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी मास्टर के साथ पानी के अंदर जा रही होती है, तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि जियांगजू, तुमने इस इंसानी बच्चे के लिए जो कुछ भी करना था वो कर दिया और वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यूज कर चुकी हो उस लड़के के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा तुम कभी उस लड़के को देख पाओगे और ना ही तुम्हें यहाँ पर इसकी इजाजत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो हम पानी के अंदर रहते हैं और वो इंसान जो कि धरती के ऊपर रहते हैं उनके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है और हम सभी लोग एक दूसरे से इस तरह नहीं मिल सकते। इसी के साथ ही वो पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, जबकि हमारे शीमू को होश आती है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। लेकिन जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखता है उसके हाथ सलामत होते हैं, उसके हाथ कटे नहीं होते। तो वो कहता है, ये क्या हुआ, मेरे हाथों को क्या हुआ, ये वापस कैसे आ गया, मुझे याद है कि मेरे हाथ कट गए थे। फिर साथ ही से वहां पर एक छोटा सा शेल दिखाई देता है। वो उस क्रिस्टल बीड को उठाता है और कहता है कि ये क्या, ये क्रिस्टल बीड किसका है। फिर साथ ही उसे वहां पर हल्की हल्की मेमोरीज याद आती है। वो कहता है कि मुझे याद है कि एक छोटी सी लड़की थी, तो उस छोटी सी लड़की ने पानी के अंदर से मुझे बाहर निकाला और साथ ही उसने मेरी जान बचाई। हमारा शीमू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से जाने से पहले पानी के अंदर जाकर उस शिपी को चेक करना होगा, क्या मैंने उसे निकाल लिया, क्या मैंने उसे बचा लिया, जिसे पिछले 2 साल से मैं पत्थर के अंदर से खोद रहा था। तो वो पानी के अंदर जाता है और उसे चेक करके वापस आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि वो पानी के अंदर से निकल चुकी है। वहां पर जो शिपी पानी के अंदर जो पत्थर के अंदर दबी हुई थी वो निकल चुकी है, वो वहां पर नहीं है। और जब से मुझे यहाँ पर होश आई है मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वहां पर सही में हुआ क्या था। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर एक छोटी सी लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई है। तो जैसे वो जंगल के अंदर से चलता वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही मास्टर चैंग वहां से निकलते हैं और उसे कहते हैं, यंग मास्टर शी, क्या तुम्हारा नाम यंग मास्टर शी है? तो जैसे वो उसे बताता है कि हाँ मेरा नाम यंग मास्टर शी है, लेकिन तुम कौन हो? और इसी के साथ ही वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि मैं बटलर चैंग हूँ, मैं जिन फैमिली की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, जिन फैमिली की तरफ से आपके डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है ताकि आपको लाया जा सके, मैं आपको जिन फैमिली में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो मोशी उसे कहता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं आपके फादर को जानता हूँ। तो मास्टर चैंग उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही महान और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हैं। उन्होंने जिन फैमिली को अपनी यंगर एज में ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया, जिसकी वजह से जिन फैमिली में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं, इस वक्त वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जबकि वो बिस्तर के ऊपर पड़े हुए मरने वाले हैं, तो मरने से पहले वो अपने बेटे को मिलना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया ताकि मरने से पहले तुम उन्हें गुड बाय बोल सको। तो शीमू उनसे कहता है कि लेकिन शीमू तो मर चुका है, जब वो इस गांव को छोड़कर गए थे उनका बेटा उसी वक्त मर गया था और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते, इसलिए वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर उनका कोई बेटा नहीं है। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। अरे मास्टर जो इतने सालों से वापस नहीं आ सके अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी बहुत सारी मजबूरियां रही हैं, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन जिन फैमिली में उनकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां थी कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं आ सके, लेकिन अभी भी वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शीमू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी होती हैं जो कि उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे से रोक सकती थी मिलने से? क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपने बेटे से मिलने के लिए ना आए, सिर्फ ये सोच करके उसके पास बहुत सारे काम है करने को, जबकि उसकी वाइफ जो थी मरते वक्त भी उसका नाम लेती रही, वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके साथ वो बेचारी मर गई और वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब हमारा शीमू से ये वाली बातें कर रहा था, इसी के साथ उनके पास तीरों से अटैक होता है, तो वहां पर जबरदस्त अटैक होता है। तो मास्टर चैन जल्दी से उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू को सामने करते हुए शील्ड के साथ उसको बचाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर पीछे रहना। साइड के ऊपर से 2 वॉरियर्स निकल आते हैं, उसे कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पर मैं क्या मिला, हमें पता था कि अगर चैन कमीने को फॉलो किया तो फिर हमें यंग मास्टर मिल ही जाएगा। अब जबकि यहाँ पर चैन मिल चुका है, साथ ही यंग मास्टर भी मिल चुका है, तो हम दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तो बटलर चैन उन दोनों से कहता है कि ब्याओ ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो हमारी जिन फैमिली का हिस्सा हो, क्या तुम यहाँ पर रिबेलियन करना चाहते हो? तो शीमू जो होता है वो मास्टर चैन से कहता
कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली का दुश्मन है, जबकि मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि नहीं, ये मेरी फैमिली का दुश्मन नहीं है बल्कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है। तो दोनों ब्याओ ब्रदर्स उसे कहते हैं कि बुड्ढे खुसट कहीं के चुपचाप इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, हम सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के लिए आए हैं और यहाँ पर यही समझे कि तुम यहाँ पर थे ही नहीं, हम बस इस लड़के को मारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुम यहाँ पर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहीं पर मरोगे। तो मास्टर चैन उनसे कहता है कि लगता है कि फिल थैल्डर जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर को सच्ची में मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने असैसिन्स को भेज दिया ताकि वो यंग मास्टर को मरवा सके, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर को नहीं मार सकते। तो ब्याह ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम अकेले यहाँ पर हम दोनों ब्याह ब्रदर्स को रोक सकते हो, और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक वाला ऊपर जंप करता है और अपने पास नीडल्स के साथ मास्टर चैन के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे वाला नीचे से अपना कुल्हाड़ा लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर ब्याह जो होते हैं वो सेम टाइम के ऊपर वाले नीडल्स को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, साथ ही वो नीचे वाले के कुल्हाड़े को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा शीमू जो होता है वहां पर उनके अटैक्स की वजह से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों नहीं बल्कि तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एनर्जी तो जरा महसूस करके देखो। तो दोनों ब्याह ब्रदर्स को वहां पर मास्टर चैन से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और कहते हैं कि देखो तो जरा इस बुड्ढे खूसट के पास भी काफी सारी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे सामने टिक पा रहा है। दोनों वहां पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। जब वहां पर दोनों एक साथ अटैक किए जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही बड़ा वाला जो होता है वो अपने कुल्हाड़े के साथ जैसी मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो मास्टर चैन अपनी पाम के साथ उसको हिट करता है, जिससे वो पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो जब वो पत्थर के साथ टकराता है तो मास्टर चैन कहते हैं दूसरे वाला कहां पर गया, तो दूसरे वाला छोटे वाला जो होता है वो नीडल्स के साथ पीछे की तरफ जंप कर जाता है, वो शीमो के पीछे पहुंच जाता है। तो मास्टर चैन जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शीमो को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाई देता है और फिर साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर चैन जो है उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ सामने आ जाते हैं और सारी नीडल्स जो होती है मास्टर चैन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं। तो हमारा शीमो से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो, लेकिन मास्टर चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और दूसरी तरफ से बड़ा कुल्हाड़े वाला भी उठकर आ जाता है और वो अपना बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचने का कोई मौका नहीं है, अब पहले तुम्हें यहाँ पर मारेंगे उसके बाद इस लड़की को मारेंगे, और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर चैन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। मास्टर चैन जो होते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ पीछे की तरफ घूमते हैं, वो पीछे की तरफ घूमकर अपने पांच में पावर को रिलीज करते हैं और जैसे वो दूसरी की तरफ देखते हैं कि दूसरा अपने नीडल्स के साथ अटैक कर रहा है तो उसी के साथ ही वहां पर बड़े के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे नीडल्स के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से नीडल्स जो होती है उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती हैं और वो चिल्लाकर छोटे से कहता है कि ब्याह हुई ये तुम क्या कर रहे हो कमीने, जहां पर देखकर तो अटैक करो। लेकिन एक ही अटैक की वजह से वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर चुका होता है और इसी के साथ ही दूसरे वाला जो होता है वो अपनी नीडल्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसकी नीडल्स का निशाना इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे शीमो ने अपने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका होता है और अभी भी उसने एक पत्थर उठा रखा होता है ताकि वो शीमो के ऊपर अटैक कर सके। तो शीमो उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने जहां पर मेरे ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई जहां पर मेरी अटैक से जख्मी हो गया। लेकिन जब वो शीमो की तरफ देख रहा होता है तो इसी के साथ ही मास्टर चैन पीछे से निकलते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ दंसा देते हैं और उसे कहते हैं तुम एक असैसिन हो लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि फाइटिंग के दौरान अपने टारगेट के ऊपर ही नजर रखी जाती है, और इसी के साथ ही वो उसका सर काट देते हैं। तो वहां पर उसको मारने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हालत भी काफी खराब होती है। तो शीमो उनके पास आता और कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो, तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, मैं इनको खुद ही हील कर लूंगा, और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट करते हैं। कि हमारा शीमो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से जख्मी हुए जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से हिसाब में फंसा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम दोनों का हिसाब यहाँ पर बराबर हो चुका है। अब जबकि हिसाब बराबर हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि यंग मास्टर शी क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, ये लोग तुम्हें मारने तक तुम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, जो दोबारा तुम्हें मारने के लिए आएंगे। ये बात सुनने के बाद शीमो से कहता है तो क्या तुम इसी वजह से मुझे ढूंढने के लिए आए हो क्योंकि लोग मुझे मारना चाहते हैं वो मेरे बाप की वजह से। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं इसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। तो साथ ही वो उसे बताते हैं सबसे यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है कि मास्टर जिन का एक बेटा भी है जो कि यहाँ पर उनकी विरासत का हकदार है, यानी कि उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी तुम्हारे नाम हो सकती है, तो सभी एल्डर्स जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बाकी के कुछ एल्डर्स हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से बच पाओगे। इसी के साथ शीमो वहीं पर पत्थर के ऊपर पंच मारता और कहता है कि फिर से यहाँ पर मेरे फादर जो है वो बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे अपने फादर के फेंके हुए टुकड़ों पर जीना होगा वरना मैं दूसरे एल्डर्स के हाथों मारा जाऊंगा। तो शीमो चिल्लाकर कहता है कि मेरा फादर शीटिंग, उसने मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था, उसी वक्त मुझे छोड़कर चले गए। हम लोग यहाँ पर गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे जबकि वो जिन फैमिली वहां पर मजे उड़ा रहा था, वहां पर उसने दूसरी शादी की और वहां पर उन सभी औरतों के साथ मजे कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मॉम यहाँ पर मर रही थी तब वो बंदा यहाँ पर मेरी मॉम से मिलने के लिए भी नहीं आया, जबकि आखिरी वक्त तक मेरी मॉम उससे प्यार का दावा करती रही और साथ ही मुझे भी कहा कि मैं जब भी उन्हें देखूं उन्हें रिस्पेक्ट दूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर उस
बंदे की रिक्वेस्ट के पर यहाँ पर से जिन फैमिली में वापस जाऊंगा, जाकर मरते वक्त उसको देखूंगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगर ये उसकी वजह से नहीं होता तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सभी लोग मुझे मारने के लिए क्यों आते। मैं यहाँ पर इतनी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरे डैड की वजह से अब यहाँ पर सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सभी लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे डैड की जो मिस्ट्रेस हैं, यानी कि उनकी जो दूसरी वाइफ है, वो तुम्हें बचाना चाहती हैं। वो जिन फैमिली की यंग मिस हैं और वो चाहती हैं कि तुम जिंदा रहो। तो तुम यहाँ पर हमारे साथ चलते हो, अगर तुम फैंग सिटी में हमारे साथ चलते हो तो मिस्ट्रेस वहां पर अपनी पोजीशन और अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए तुम्हें बचा लेंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। साथ ही मास्टर वहां पर से एक नीडल उठाते हैं और उसे कहते हैं कि लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसी बात के ऊपर अड़े रहते हो कि तुम यहीं पर रहना चाहते हो, तो फिर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला होगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर से अपना मिशन पूरा करके वापस जाना है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर भी ठीक है, मुझे यहाँ पर से वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलते तो फिर उन सभी लोगों के लिए तुम एक सिंपल टारगेट है, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मार डालेंगे। तो शीमो से कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं मरूंगा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे साथ चल नहीं होगा। तुम इस वक्त बॉडी टैंपरिंग के 7th लेवल पर हो, जो कि कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। मेरी मिस्ट्रेस ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, और मैं यहाँ पर तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर रहूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी स्पेशल इन्फ्लुएंस की जरूरत है, तुम्हें जिन फैमिली की जरूरत है। उसी के साथ ही मास्टर शी जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं सकते, तो फिर तुम किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो? क्या तुमने कभी ये सपना नहीं देखा कि तुम एक बहुत ही कमाल के वॉरियर बनो, तुम इस मार्शल आर्ट्स की पीक वर्ल्ड के ऊपर पहुंचो? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मछुआरों की दुनिया से बाहर निकलो, तुम इस छोटे से गांव से बाहर निकलो, पूरी दुनिया को देखो कि दुनिया में और क्या कुछ है। तुम नई नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को देखोगे, नए नए लोगों को देखोगे, नई नई टेक्निक्स को सीखोगे। क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर नहीं चलना चाहते? हमारा शीमो जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि उसकी मॉम ने भी सेम टू सेम उससे यही बातें की थी कि उसका डैड जो है वो यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया है, क्योंकि एक मर्द को अपनी जो ड्रीम्स है उनको परस्यू करना चाहिए। और वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि इस बंदे ने भी सेम टू सेम वही बातें किया, क्या मैं वाकई में एक वॉरियर बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता? इसके साथ ही मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस वक्त काइजुआन मार्शल स्कूल के लोग जो है वो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं। 5 साल के बाद वो दोबारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट ओपन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम डिसिपल्स को लिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी के साथ एडमिशन नहीं मिलता। हम बस में वहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वहां पर टेस्ट को पास करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी कि तुम टेस्ट को पास करके स्कूल का हिस्सा बन पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर चैंग जो होते हैं उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम तो मेरे साथ चलना नहीं चाहते, तो मैं जाकर मिस्ट्रेस को बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं आए। और इसी के साथ ही हमारा शीमो जो होता है उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे थोड़ी देर सोच तो लेने दो, मैं यहाँ पर सोचकर तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या करना है। तो उसके बाद हमारा शीमो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जो होते हैं कार में बैठकर वहां पर से जा रहे होते हैं। तो शीमो से कहता है कि मास्टर चैंग, हम लोग कितने दिनों से यहाँ पर से अपनी कार में बैठकर निकले हैं और अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं? कितनी दूर है, हमें कितनी दूर जाना है? तो वो उसे बताता है कि हम लोग इस वक्त फैंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फैंग सिटी तुम्हारे उस मछुआरों के गांव से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम लोग यहाँ पर से वहां तक सफर देखें तो पूरे 1 महीने का सफर बनता है। पूरे 1 महीने के लिए हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना होगा। साथ ही वो उससे अपनी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि हम लोग क्वांजू डायनेस्टी में रहते हैं और यहाँ पर फैंग सिटी जो है क्वांजू डायनेस्टी का सबसे बड़ा सिटी है। हमारा शीमो जो होता है वहां पर अपने गांव को गुड बाय बोलता है और अपनी मदर को वहां गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसकी मदर की कब्र वहीं पर है। तो उसकी मदर ने उससे जो वादा लिया था कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान वॉरियर बनकर दिखाओगे, एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। तो वो मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते के ऊपर निकल चुका है कि उसे काइजुआन सेक्टर को ज्वाइन करना है और उस स्कूल को ज्वाइन करके उसे बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने फादर के बारे में भी सोच रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि फाइनली वो अपने फादर से मिलने वाला है, जिसे पिछले 14 साल से उसने नहीं देखा। पर रास्ते में हमारा शीमो से कहता है कि मास्टर चैंग, अब जबकि सफर काफी लंबा है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताओ। तो मास्टर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता हूँ। तो शीमो से पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वॉरियर, टेम्पर बॉडी और ये सारे के सारे जो नेशनल गार्डियन लेवल्स हैं इन सभी का क्या मतलब है। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि ये सारे के सारे जो लेवल्स तुम बता रहे हो ये सारे तुम्हारे गांव में नाम लिए जाते हैं। असल में जो लेवल्स होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है मार्शल डिसाइपल का होता है, जिसे तुम यहाँ पर बॉडी टैम्परिंग कहते हो। दूसरा लेवल जो होता है वो हुटियान वॉरियर्स का होता है। हुटियान वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो कि की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हैं और की पावर्स के साथ स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे वॉरियर्स को हम लोग हुटियान वॉरियर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर अकेला एक वॉरियर 100 के बराबर का होता है। और उसके बाद तीसरा लेवल जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, जिसे हम लोग एम्परर भी कह सकते हैं, जिसे जियांटियान वॉरियर कहा जाता है। जियांटियान वॉरियर जो होता है जिसे मैं एम्परर लेवल ही कहूंगा। एम्परर लेवल में जो लोग पहुंच जाते हैं वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के साथ अपनी की को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सिर्फ सोच के साथ ही
से बंदे की जान भी ले सकते हैं और जिस लेवल तक पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। भूटियान वॉरियर्स को मैं यहाँ पर किंग लेवल कहूंगा, तो किंग लेवल के जो वॉरियर्स हैं वो तो इन एम्परर लेवल के वॉरियर्स के करीब भी नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे पूरे किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 ही एम्परर लेवल के वॉरियर्स होंगे। तो हमारा शिमो की बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है क्या एम्परर लेवल के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं कि हाँ, एम्परर लेवल एक बहुत ही पावरफुल लेवल है जहाँ ताकि हमारे जो डायनेस्टी के एम्परर है वो भी यहाँ पर एम्परर लेवल के जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तुम तो अभी तक यहाँ पर की को यूज भी नहीं कर पाते। तुम यहाँ पर अभी के लिए एम्परर लेवल के बारे में मत सोचो क्योंकि अभी तो तुम्हारी यहाँ पर जर्नी की शुरुआत हुई है। सफर जो होता है वो 30 दिन का होता है और 30 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जिस दिन उसने वहां पर फैंग सिटी में पहुंचना होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक ब्रदर जो होता है वो अपनी सिस्टर के साथ वहां पर चिल्ला रहा होता है और उससे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसकी सिस्टर जो कि यहाँ पर हमारे शिमू की स्टेप मदर है वो उससे कह रही होती है कि हम लोग इस बार जो हमारे पास पिल है कीलिंग पिल, उस पिल को हम लोग इस अपने लड़के शिमू को देना चाहते हैं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपने भतीजे को क्यों नहीं देना चाहती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा जो है वो इस लायक है कि वो इस पिल को ले सके और इस पिल को लेकर वो बहुत ही जल्दी काइजुआन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, यानी कि काइजुआन सेक्टर के एग्जामिनेशन को पार करके वो सेक्टर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक बाहर वाले बच्चे को ये देना चाहती हो, तुम यहाँ पर शिमू को वो पिल देना चाहती हो। उसका बाप यहाँ पर मर चुका है और उसके बाप के मरने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे यहाँ पर वो पिल दे दी जाए। मुझे नहीं लगता कि उसके फादर ने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए इतना कुछ किया है कि उसकी जितनी भी उसकी अचीवमेंट्स हम सभी को देखते हुए उसे यहाँ पर की जंग पिल दे दी जाए। तो ये बात सुनने के बाद उसकी बहन चलाकर उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे हस्बैंड का वो बायोलॉजिकल सन है, वो इकलौता उसका बेटा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके पास जो मेरिट्स हैं कि वो ये पिल ले सके क्योंकि उसके फादर ने ये अचीवमेंट्स हासिल की थी ताकि उसे की जंग पिल मिले और उसके बाद अब यहाँ पर उसके बेटे को ये पिल मिलने वाली है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आज वो यहाँ पर पहुंचने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आज यंग मास्टर शी के यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम यहाँ पर इस तरह का शोर मचाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का शोर मचाना है तो फिर किसी दिन आकर शोर मचाना, लेकिन तुम्हारे बेटे को यहाँ पर वो पिल नहीं मिलेगी। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर मास्टर जिन के बेटे को यहाँ पर ये वाली पिल देने वाली हूँ। इसी के साथ ही वो अपने ब्रदर से कहती है कि चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और जब वो अपने ओरा को रिलीज करती है तो उसका ब्रदर जो होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि तुम अपने भाई के बेटे के लिए यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम अपने भाई के लिए ये नहीं कर सकती तो फिर हम दोनों के दरमियान में जो भाई बहन का रिश्ता था वो खत्म हुआ, आज के बाद से तुम मेरी बहन नहीं हो। जबकि वो गुस्से के साथ वहां पर से चला जाता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही बाहर घोड़ा गाड़ी रुकती है और हमारा शिमू वहां पर आकर खड़ा होता है और उसका जो अंकल होता है वो वहां पर से चला जाता है। जबकि शिमू जो होता है वो अपने मदर की तरफ देखता है तो उसकी स्टेप मदर जो होती है उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट आए हो, तुम्हारे फादर 2 दिन पहले ही मर चुके हैं, अब अंदर आ जाओ और आकर उन्हें रिस्पेक्ट दे दो, आखिरी बार उनका चेहरा देख लो। इसी के साथ हमारा शिमू जो होता है उनके साथ वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे वहां पर कॉफिन के सामने लाया जाता है और वो कहता है कि क्या तुम कैस्केट को ओपन कर सकते हो। और वो लोग कॉफिन के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके फादर को दिखाते हैं। वो अपने फादर को देखता है और उसे देखने के बाद वहीं पर उसके सामने अपना सर झुकाता है और मदर ने उसे जो चीज दी थी मदर ने उसे कुछ दिया था स्पेशल टोकन टाइप का कि जाकर अपने फादर को दे देना, अगर तुम कभी अपने फादर से मिलते हो तो वो उसे दे देता है। साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर जो थी मरते वक्त तक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती रही। हालांकि मैं तुम्हें अपना फादर मानने को तैयार नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी मदर की वजह से तुम्हें तुम्हारी आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और साथ ही वहां पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोगों से कहता है कि मेरा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी मॉम इस बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे मेरा फादर कहती थी, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ अपने सारे के सारे रिलेशंस तोड़ना चाहता हूँ और सब कुछ यहीं पर खत्म होता है। जब किसी के साथ उसकी आंटी जो होती है उसे कहती है मेरे साथ आ जाओ और वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उन सभी के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर मुझे अपनी मॉम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जहाँ पर आंटी जैन कह सकते हो। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है। तो वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये मेरी और तुम्हारे फादर की बेटी है, इसी वजह से अब ये तुम्हारी हाफ सिस्टर हुई, इसका नाम यू हुआन है। और वो यू से भी कहते हैं कि बेटा जल्दी से जाओ, जाकर अपने बिग ब्रदर को हेलो बोलो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे हेलो बोलती है। जबकि हमारा शिमो जो होता है अपनी छोटी बहन को देखकर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ही आंटी जैन उसे कहती है तुम्हारे डैड जब तुम्हारी मॉम को छोड़कर जहाँ पर जिन फैमिली में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर मुझसे शादी की थी और मुझसे शादी करने के बाद ये पूरे का पूरा मैनर जो था ये उनका हो गया था। और जबकि तुम्हारे डैड मर चुके हैं तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी बनती है क्योंकि तुम उनके बड़े बेटे हो, इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी यू के साथ इस मैनर के अंदर रहना चाहती हूँ। तुम अगर चाहो तो तुम इस मैनर के ऊपर पूरी तरह से राज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को यहीं पर इस मैनर के अंदर रहने दो। फिर साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आती है और उसे दिखाती है कि उसके डैड जो थे वो कभी यहाँ पर सोल्जर की तरफ फाइट करते
करते रहे और उनका मुकुट और साथ में उनका कवच यहीं पर पड़ा होता है। तो वो उसे कहती है कि जहां पर जिन फैमिली में तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी हासिल किया था वो सब कुछ अपनी बहादुरी और अपनी मार्शल आर्ट्स की बिना पर हासिल किया था, क्योंकि तुम्हारे डैड एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर जिन फैमिली के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रिवार्ड्स मिले थे। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस ये है कि तुम यहाँ पर जिन फैमिली में उन्होंने जितनी भी अपनी विरासत छोड़ी है वो सारी की सारी तुम रख लो, यानी कि जो मैनर इसके अलावा उनके जो कुछ भी यहाँ पर जिन फैमिली में बनता है वो सारे का सारा तुम्हारा हो जाएगा, और तुम और तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो सारी पीढ़ियां बिना कुछ काम किए ही यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी आराम से सुकून से गुजार सकती है, क्योंकि तुम्हारे डैड इतना कुछ कमाकर छोड़कर गए हैं। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह है कि तुम्हें यहाँ पर एक कीलिंग पिल दी जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ एक कीलिंग पिल, यहाँ पर सारी की सारी विरासत के बदले में तुम सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे डैड की विरासत से, लेकिन तुम्हें कीलिंग पिल दे दी जाएगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि कीलिंग पिल क्या होती है, क्या ये इतनी ज्यादा खास है कि यहाँ पर आप मुझे इतनी विरासत के बदले में सिर्फ एक पिल दे रही हैं। तो उसकी मदर उसे बताती है कि हाँ, काइजुआन मार्शल आर्ट्स का स्कूल जो है वो यहाँ पर हर 5 साल के बाद कुछ ही डिसाइपल्स को चूज करता है, यानी कुछ ही डिसाइपल्स को अपने स्कूल में एडमिशन देता है, लेकिन जिन डिसाइपल्स को वहां पर एडमिशन मिलता है वो बहुत ही महान वॉरियर्स और बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर कम से कम की का स्रोत होना चाहिए, यानी कि तुम इस वक्त बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर, अभी तक तुम यहाँ पर की के लेवल तक नहीं पहुंचे कि तुम की को गैदर कर सको। लेकिन अगर तुम यहाँ पर कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करते हो तो कीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आ जाएगी, और जब तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर आएगी तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तुम आसानी से काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हो। जब तुम काइजुआन स्कूल के अंदर एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद तुम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, जितना तुम्हारे डैड छोड़कर गए तुम उससे भी ज्यादा अपने लिए हासिल कर सकते हो। लेकिन मास्टर चैंग ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर वहां पर ब्याओ ब्रदर्स ने अटैक किया था। इसका मतलब यह है कि फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पर कीलिंग पिल दे लें। कीलिंग पिल जो है एक बहुत ही खास पिल और सभी लोग चाहते हैं कि ये पिल उनको मिले। वो लोग तुम्हारे डैड की अचीवमेंट्स को उनके मरने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल भी मान नहीं रहे, और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने इतना कुछ हासिल नहीं किया और इसी वजह से वो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास वो पिल जो है वो छीनी जा सके। तो वो उसे कहती हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सेफ है, तुम इस विरासत के ऊपर कब्जा कर लो, जहाँ पर आराम से बैठो। और दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसमें तुम्हें पिल दी जाएगी, लेकिन उसमें तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, सभी लोगों से खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हारा शिमू जो होता है वो आंटी जैन की बात सुनने के बाद कहता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर कीलिंग पिल की बात कर रही है, मुझे लगता है कि ये जो मेरे फादर की अचीवमेंट थी उसके बदले में उन्हें दी जा रही थी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खास है। तो फिर मैं यहाँ पर इसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ूंगा, मुझे कीलिंग पिल चाहिए ताकि मैं यहाँ पर अपना रास्ता खुद बना सकूं। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था, मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट वॉरियर, सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर दिखाओगे, जो कि यहाँ पर हीवन और अर्थ को भी स्प्लिट कर सकता है। मैं ऐसा वॉरियर बनना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कीलिंग पिल लेने के बाद जब मैं काइजुआन सेक्टर का हिस्सा बनूंगा तभी मैं यहाँ पर वो कर पाऊंगा। जबकि मैंने यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं यहाँ पर से वापस तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता, चाहे कितना भी रोड कितना डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन मैं इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ूंगा और अपने आप को एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनाकर रहूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद वो इसे एक मास्टर देते हैं जिसका नाम मास्टर ली होता है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है, सॉरी वैंगलिन निशिमू जो होता है वो मास्टर ली के साथ वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी तलवार के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर ली जो होता है उसे पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर ली उसे कहता है कि लड़के सिर्फ 9 महीने बचे हैं जहां पर कंपटीशन सिलेक्शन जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन स्किल्स के साथ सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो जाओगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उनके सिलेक्शन एग्जाम को भी पास कर पाओगे। जबकि शिमोन से कहता है कि मास्टर वहां पर देखो, मैंने उन डमीज को किस तरह से काट दिया है, मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर हो गया हूं, आज से पहले मैंने कभी तलवार नहीं चलाई। तो उसके मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर इसे ट्रेनिंग कहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डमीज को यहाँ पर काट सकते हो तो तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर हो गई है। यहाँ पर जिस टेक्निक को मास्टर कर रहे हो उस टेक्निक को जब तुम पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तब तुम अपनी तलवार के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को काट सकते हो। जहाँ पर ये छोटे छोटे डमीज को काट कर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर हो गए हो। अभी तुम्हारे सामने बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मास्टर शी जो होते हैं उसे वहां पर प्राइवेट में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे काफी अच्छी खासी रकम दी होती है। तो वहां पर उसे एक स्पेशल टेक्निक सिखा रहे होते हैं जिसे गेल ऑफ द ब्लेड कहा जाता है और उसके अंदर 13 स्टेप्स होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें परफॉर्म करके दिखाता हूं और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को उठाते हैं और उसे कहते हैं जब तुम यहाँ पर इसको ठीक से परफॉर्म करना सीख जाओगे तब तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक में यहाँ पर 13 पूरी स्ट्राइक्स लगा पाओगे। जब तुम यहाँ पर 13 स्ट्राइक्स लगा पाओगे तब ये होगा। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ एक अटैक करते हैं। तो उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 फ्लैशेस होती हैं। क्योंकि ये कैंपर लेवल का स्किल
है, जब तक हम इसे 13वें लेवल तक मास्टर नहीं कर लेते तब तक यहाँ पर ये एक एम्परर लेवल का स्किल नहीं कहलाएगा। तो सामने बोल्डर के ऊपर वहां पर कुछ स्लैशेस लगती है, तो उसे कहता है कि क्या तुमने देखा मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करते हुए एक ही अटैक में यहाँ पर 9 स्लैशेस लगा पाया हूँ। इसका मतलब यह है कि मैंने इसे 9वें लेवल तक मास्टर किया हुआ है। अगर तुम यहाँ पर इसे 13वें लेवल तक मास्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि एम्परर लेवल के मास्टर्स भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे और तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर एम्परर लेवल के मास्टर्स को हरा पाओगे। फिर साथ ही उसके साथ वहीं पर बैठ जाते हैं सांस लेने के लिए और उसे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे जैसे बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी प्राइवेट फीस कितनी ज्यादा है। मैं एक क्लब का ऑनर हूं, यानी कि एक क्लब का ऑनर हूं जहां पर मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन तुम्हें यहां पर स्पेशली ट्रेन करने के लिए मुझे यहां पर बहुत सारे पैसे दिए गए हैं। तुम्हारा बैंगलिन उसे बताता है, सॉरी शीमो से बताता है कि मेरे फादर ने मरने से पहले मेरे लिए बहुत सारी विरासत छोड़ी थी जिसके अंदर से बहुत सारा पैसा मेरे हिस्से आया है। मैं उस सारे पैसे को यूज करके अपने आप को तैयार करना चाहता हूं ताकि मैं काइजुआन सेक्टर में अपने लिए एडमिशन ले सकूं। इसी के साथ ही वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर माय शीमो ने अपनी आंटी जैन से कहा था कि ठीक है मैं यहाँ पर दूसरे रास्ते को चूज करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने डैड की विरासत में यहीं पर बैठकर आराम से नहीं बैठने वाला बल्कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सबको यूज करूंगा ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो उसकी आंटी उसे कहते हैं कि जबकि तुमने अपना रास्ता चूज कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम पहली चॉइस को चूज करते तो यहाँ पर सारी जिंदगी तुम बड़े आराम से बैठ सकते थे मेरी प्रोटेक्शन में, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर एक वॉरियर बनने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहती हूँ। तुम्हें खास तौर पर यहाँ पर अपने 5th अंकल से पहुंचता बचकर रहने की जरूरत है। जो मेरा 5th ब्रदर है उसका एक छोटा बेटा है जो कि तुम्हारी उम्र का है, वो भी यहाँ पर काइजुआन सेक्टर में एडमिशन लेना चाहता है। इसी वजह से वो चाहता है कि उसे कीलिंग पिल दे दी जाए, लेकिन हम लोग ये पिल उसे नहीं देना चाहते। इसी वजह से वो अगर जहां भी मौका मिलेगा वो तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा। और हमारे शीमो को पहले से पता है कि ब्याओ ब्रदर्स को भी 5th एल्डर ने वहां पर भेजा था। तो मास्टर ली हमारे शीमो को बताते हैं कि तुम काइजुआन मार्शल स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हो। मार्शल आर्ट की अकेडमी जो है यहाँ पर हमारे पूरे कॉन्टिनेंट सॉरी पूरे किंगडम के अंदर 4 बड़ी अकेडमीज है। उन 4 बड़ी अकेडमीज में से एक सबसे बेस्ट अकेडमी वो भी है। हर साल वहां पर हजारों की तादाद में डिसाइपल्स जो है वो एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं और जिन्हें एडमिशन मिल पाता है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम वहां पर एडमिशन ले पाओगे? क्योंकि वहां पर तुम्हारा कंपटीशन जो है वो तुम्हारी एज के बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स के साथ होने वाला है जिनकी आंख में भी यही सपना होगा कि वो लोग उस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी वजह से वो पूरी तैयारी करके आएंगे। हमारा शीमो जो होता है मास्टर ली से कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ पर अब बचे हुए जितने महीने बचे हैं उस एग्जाम के लिए उससे पहले मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी टेम्परिंग गार्ड को 9th लेवल या फिर उससे आगे तक पहुंचाना होगा। वहीं पर यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट्स की वो रिक्वायरमेंट जो है वो आंटी जैन पूरी कर देंगी, क्योंकि आंटी जैन मुझे कीलिंग पिल देने वाली है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर एनर्जी को सेंस कर पाऊंगा और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं बड़ी आसानी से इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो मास्टर लियो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखने की जरूरत है। जबकि तुमने यहाँ पर रेस्ट कर लिया तो फिर जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हमें दोबारा से यहाँ पर प्रैक्टिस को स्टार्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ मैं शीमो से कहता हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ उसे कहता है कि मास्टर अब जबकि हम लोग दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्यों ना आप यहाँ पर मुझे एक फिस्ट टेक्निक सिखाएं। तो मास्टर लियो से कहता है कि तुम यहाँ पर एक फिस्ट टेक्निक क्यों सीखना चाहते हो? तुम पहले भी यहाँ पर मुझसे यही कह रहे थे कि तुम्हें एक फिस्ट टेक्निक सीखनी है। क्या तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ज्यादा पसंद है? हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट जो है वो फिस्ट टेक्निक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सीखते हैं ताकि वो एक सेकंड ऑप्शन रहे, क्योंकि हमेशा हम लोग तलवार से अटैक करते हैं, तलवार को यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी बाई चांस हमारे हाथ से हमारी तलवार छूट जाती है तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसके साथ हम अपने ओपोनेंट को काउंटर कर सके। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर फिस्ट आर्ट को सीखते हैं, लेकिन फिस्ट आर्ट को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम वाकई में यहाँ पर फिस्ट आर्ट को सीखना चाहते हो? शीमोन से कहता है कि हाँ मास्टर मैं यहाँ पर फिस्ट आर्ट को सीखना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें फिस्ट आर्ट सिखाऊंगा। अब जबकि तुमने यहाँ पर थोड़ी हद तक इस 9 गेल टेक्निक को सीख लिया है तो फिर अब मैं यहाँ पर तुम्हें फिस्ट टेक्निक के बारे में बता सकता हूँ कि तुम कैसे इसको सीखोगे। और इसी के साथ ही वो अपनी फिस्ट में पावर को रिलीज करते हैं, हमारे शीमो के सामने अपनी फिस्ट करते हैं, वो उसे पंच मारते हैं। तो वो उसे पंच नहीं मारते बल्कि उसके चेहरे के करीब पंच को रोक देते हैं, लेकिन उसके अंदर जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर देखा अगर फाइटिंग के दौरान हमारे हाथ से हमारी तलवार गिर जाती है तब हमारे पास हमारी फिस्ट होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने ओपोनेंट को पंच मार के हरा सकें। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि फिस्ट के रिलेटेड है, लेकिन मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसे स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट कहा जाता है। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो कि येलो मार्शल अकेडमी की एक टेक्निक है, क्योंकि तुम यहाँ पर फिस्ट को यूज करने वाले हो, इसी वजह से तुम्हारी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिस्ट को यूज करने के लिए हमेशा से फिजिकल बॉडी को ट्रेन किया जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर एक बोल्डर की तरफ देखते हैं जो कि मिट्टी का बना होता है और उसके अंदर वहां पर काफी सारे दाने पड़े होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम इसे देख रहे हो, तुम्हें इसके अंदर पंचेस मारने होंगे, तब तक इसके अंदर पंचेस मारते रहो जब तक कि तुम यहाँ पर इस बोल्डर को तोड़ नहीं देते। और जब ये बोल्डर टूट जाएगा उसी के बाद अब यहाँ पर मैं तुम्हें अगला तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद आगे 2 स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप जिसमें हम लोग मिट्टी के बर्तन के अंदर टूटे हुए पत्थर डालते हैं और उसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जो अपग्रेड लेवल, उसके बाद जो 3rd लेवल आता है, 3rd लेवल में तुम्हें यहाँ पर लोहे का एक बड़ा सा जार
उतार दिया जाता है जिसके अंदर रेत भरी गई होती है और तुम्हें उसे पंच मार कर तोड़ना होता है। अगर तुम उस फाइनल थर्ड स्टेप को पार कर लेते हो तभी तुम यहाँ पर इस स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट आर्ट को सीख सकते हो। तो वो शिमो से कहते हैं कि चलो साथ ही यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। शिमो जो होता है वहां पर उन दानों के अंदर पंचेस मार रहा था, वो उस बड़े से जार के अंदर रखे हुए दानों के अंदर बार बार पंचेस मार रहा था, जबकि मास्टर वहां पर खड़े होकर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा शिमो एक जबरदस्त पंच मारता है और वो कोल्ड्रॉन सॉरी वो जो जार जो होता है वो टूट जाता है और सभी दाने वहीं पर बिखर जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपसे इस बात को सीक्रेट नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक बहुत ही बड़े बोल्डर को अपने पंच मार कर तोड़ चुका हूँ और वो बड़ा बोल्डर जो था एक बड़ा सा पत्थर का बोल्डर था जिसको मैंने पंच मार कर तोड़ा था। तो मास्टर ली उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इसी के साथ ही वो एक बड़े से लोहे के जार को उठाकर ले आते हैं जिसके अंदर पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं। तो वो उसे उठाकर उसके सामने लाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ। तो शिमो कहता है लेकिन मास्टर आपने तो कहा था कि सेकंड स्टेप में जहां पर मिट्टी के जार के अंदर पत्थर के टुकड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर तो लोहे के जार के अंदर पत्थर के टुकड़े हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो यहाँ पर कहा कि तुमने एक बड़े से पत्थर के बोल्डर को पंच मारकर तोड़ा था, जबकि तुम पहले से यहाँ पर लेवल अप कर चुके हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीच की ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम यहाँ पर डायरेक्टली इसको तोड़कर दिखाओ। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि हमारा शिमो जो होता है वहां पर उन पत्थरों के ऊपर पंचेस मार मारकर उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं और उसके बाजू भी सूज चुके होते हैं। तो वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था, तो उसके मास्टर लियो से कहते हैं कि तुम्हारे हाथों के ऊपर ये चोटें और साथ में ये बहता हुआ खून और साथ में ये स्वेलिंग मुझे बता रही है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इसी तरह जब तुम यहाँ पर इन पत्थरों के ऊपर पंचेस मारते रहोगे तुम्हें डेली रोजाना यहाँ पर ये करना होगा, तभी जाकर तुम्हारे हाथ जो है इतने मजबूत हो जाएंगे। अगली बार जब तुम पत्थर का अपना हाथ मारोगे तब यहाँ पर पत्थर टूटेगा, ना कि तुम्हारा हाथ टूटेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम 3 से 4 दिन की रेस्ट की जरूरत है, तभी तुम्हारे हाथ दोबारा नॉर्मल हो पाएंगे। तो शिमो कहता है कि मुझे तो लगता है कि मुझे पूरा हफ्ता लेटना पड़ेगा तब मेरे हाथ ठीक होने वाले हैं और मैं यहाँ पर स्वर्ड आर्ट को भी मास्टर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथों में तलवार नहीं पकड़ सकता। तो मास्टर अपने पास से एक बुक निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं ये लो, ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल टेक्निक है जो कि तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने के लिए है। तुम अपने हाथों की वजह से तलवार तो नहीं उठा सकते हो ना ही पंच मार सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर पढ़ तो सकते हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद मैं वापस आऊंगा। अगर तुम्हारे हाथ यहाँ पर मेरे आने से पहले ठीक हो जाते हैं तो फिर तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाना। मुझे तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में पता है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मुझे आकर मुझे बुला लेना और मैं तुम्हें दोबारा ट्रेनिंग दूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है कि शिमो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से वही रेड कलर की मिस्ट निकलती है, वो रेड कलर का ऑरा उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर कर लेता है। और इसी के साथ हमारा शिमो जो होता है अपने बेड को वहां पर कस के पकड़ लेता है क्योंकि वो ऑरा जो होता है उसे बहुत ज्यादा पेन दे रहा था, लेकिन इसी के साथ उसका बेड भी टूट जाता है क्योंकि वो उसे कसकर पकड़ता है। इसी वजह से उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों की तरफ देखता है कि उसके हाथ पूरी तरह से रिकवर कर चुके होते हैं। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ। मास्टर ने कहा था कि 4 से 5 दिन लगेंगे मेरे हाथों को रिकवर होने में, लेकिन ये तो एक ही रात में जहां पर पूरी तरह से हील हो गया। और ये रेड कलर का ऑरा क्या था, क्या ये वही ऑरा था जो पानी के अंदर था। तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर ली ने कहा था कि इसमें तो 4 से 5 दिन लगने वाले हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हील हो गया। इसी के साथ ही वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जब वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है इसी के साथ उसका लेवल अप हो जाता है। और इसी के साथ ही एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं कि बारिश हो रही होती है और वो खाना पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर एक बोर उसके आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो वो जल्दी से भागते हुए उसे माउंटेन ब्रेकिंग पंच के साथ पंच मारता है, लेकिन वो बोर जो होता है वो जंप करते हुए वहां पर से निकल जाता है। और फिर साथ ही वो तेजी के साथ उसका पीछा करता है, साथ ही अपनी तलवार के साथ वहां पर स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है क्योंकि उसने यहाँ पर तलवारबाजी और साथ में माउंटेन ब्रेकिंग पंच दोनों को यहाँ पर कुछ हद तक सीख लिया है। तो जब वो वहां पर तलवार को यूज करते हुए काफी सारे पेड़ों को काट देता है तो एक पेड़ बड़ा सा उस बोर के सामने आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बोर के सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके सामने आता है और उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो बोर बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है इसी के साथ ही द्राम द्राम की आवाज आती है और उसके बाद हमारा जो शिमो होता है वो उसे अपने कंधे के ऊपर उठाकर लेकर जा रहा था क्योंकि उसने उसको मार दिया होता है। तो शिमो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं माउंटेन ब्रेकिंग पंच के साथ 600 पाउंड की पावर को आसानी से रिलीज कर सकता हूँ, जिससे मैंने इस बोर को पकड़ लिया और मेरी ब्लेड आर्ट भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। लगता है कि मास्टर ली को जाकर बुलाकर लाना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में वापस आता है तो उसे घर के अंदर से रोशनी दिखाई देती है जैसे किसी ने आग जलाई हो। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि घर में इस वक्त किसी को नहीं होना चाहिए था। तो वो बड़ी तेजी के साथ जाता है, अपना दरवाजा खोलता है और कहता है कौन है जहां पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की। तो वहां पर एक बाप बेटी होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमारे पर अटैक मत करना। हमारे पास यहाँ पर इस बारिश में कहीं और जाने के लिए वक्त नहीं था और ना ही हमारे पास यहाँ पर इस बारिश में कहीं और जगह जाने की जगह है। तो हमारा शिमो जो होता है उन दोनों की तरफ देखता है कि वो दोनों बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और वहां पर उसकी बेटी को देखता है जो कि हमारी आगे जाकर हीरोइन बनने वाली है। और उस लड़की का नाम जोंग जियो होता है और उसकी उम्र भी 14 साल ही है। तो इसी के साथ ही वो अपने बोर को वहां पर घर के अंदर ही पकाता है, साथ ही उनके सामने मीट करता है और कहता है कि आप लोग खाएंगे। तो लड़की जो होती है वहां पर ना करती है, जबकि फादर उसे कहता है कि हाँ हमें भूख लगी है। जबकि साथ ही उसे कहती है फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस लड़के के घर के अंदर रात के वक्त
जाकर घुस गए और यहाँ पर रात को रुकने वाले हैं और ऊपर से आप यहाँ पर इसके पास से खाना भी लेंगे। हमारा शिमोन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर तुम लोग खाना चाहो तो खा सकते हो। और साथ ही वो यंग मिस जियो से कहता है कि यंग मिस जियो प्लीज ले लो, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी होगी, तुम अगर यहाँ पर इसको खाना चाहो तो खा सकती हो। और इसी के साथ ही वो लोग इसके बात के लिए मान जाते हैं और वहीं पर उसके पास से मीट लेकर खाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर मिस जोंग जो होती है वो हमारे शिमो की तरफ देख रही होती है। फिर साथ ही वो लोग वहां पर बैठकर काफी देर बातें करते हैं और इसी के साथ ही फादर उसे बता रहे होते हैं वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर से कहां पर जा रहे थे और साथ ही उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी जोंग फैमिली की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी है और उनकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था। तो इसी के साथ उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड मुझे लगता है कि इस वक्त वो लोग इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे, जबकि उसके डैड उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस एंगेजमेंट को कैंसिल करेंगे। और साथ ही उसके सामने अपनी बेटी की तारीफें कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर इस वक्त जो भी हालत है वो सारी की सारी वो फैमिली की वजह से है। साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देने वाला हूँ और आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा शिमू जो होता है वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस वो फैमिली की बात कर रहे हैं। इस स्टेट में 4 बड़ी फैमिलीज हैं, जिनमें से जिन फैमिली भी एक बड़ी फैमिली और वो फैमिली भी उन्हीं फैमिली में से एक है। और इसी के साथ ही हमारे शिमू को वहां पर कुछ महसूस होता है, आसमान के ऊपर बिजली चमकती है और साथ ही हमारा शिमू कुछ महसूस करता है जैसे कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। तो हमारा शिमू कहता है कि लगता है कोई आ रहा है और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है कि शायद दरवाजे से कोई अंदर आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से कोई अंदर आ जाता है, साइड की दीवार तोड़कर उनके ऊपर अटैक करता है। तो शिमू जो होता है वो दोनों बाप बेटी को पकड़ता है, जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो जब वो लोग वहां पर देखते हैं कि दीवार तोड़कर कौन अंदर आया, तो वहां पर एक ज़ोंबी खड़ा होता है। तो एक ज़ोंबी उनके घर के अंदर घुस आता है। तो ये देखने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। तो फादर चिल्लाकर कहते हैं जी तो एक ज़ोंबी है और ज़ोंबी बड़ी तेजी के साथ अपना मुंह खोलता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जबकि हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर स्लैशेस लगाता है, लेकिन क्योंकि वो ज़ोंबी होता है इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स नहीं होते। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। और इसी के साथ ही ज़ोंबी जो होता है अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और हमारे शिमू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिमू जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ जाता है और पीछे वाली साइड पर जाने के बाद अपनी गेल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ज़ोंबी होता है तो ज़ोंबी मर तो नहीं सकता। शिमू कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसकी बॉडी के ऊपर तो कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। और इसी के साथ ही ज़ोंबी जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसके ऊपर अपने बाजू से अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा शिमू जाकर दीवार में पटकता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। जब उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है तो ज़ोंबी का अगला टारगेट जो होता है वो दोनों बाप बेटी होते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ उनके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फादर जो होता है वो अपनी बेटी जियो को पीछे की तरफ हटाता है और जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। उस तलवार को उठाता है, तलवार को उठाकर ज़ोंबी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो जहां हमारा शिमू और उसकी बेटी जियो दोनों वहां पर चलाकर कहते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि वो ज़ोंबी जो होता है वो तलवार के अटैक से बिल्कुल इम्यून होता है। तो जैसे फादर जाकर अपनी तलवार को ज़ोंबी की बॉडी के अंदर संसहा देता है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त स्लैश हो लगती है और स्लैश लगने के साथ ही दिखाते हैं कि फादर के मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ोंबी ने अपना हाथ जो होता है फादर की बॉडी के आर पार कर दिया होता है। और जब उसकी बॉडी के अंदर से अपने हाथ को बाहर खींचता है तो उसके साथ ही उसका बहुत सारा ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसकी बेटी जियो जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक जबरदस्त चीख मारती है। वो जब वहां पर चीख मारती है तो उसकी चीख के अंदर इतनी ज्यादा प्रेशर होता है कि उस प्रेशर के साथ ज़ोंबी थोड़ी देर के लिए वहां पर लड़खड़ा जाता है और वो लड़की अभी भी वहां पर चिल्ला रही होती है। उसके चिल्लाने के साथ ही हमारा जो शिमू होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर अपने माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करते हुए फुल पावर के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी एक पंच के साथ वो ज़ोंबी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब जबकि ज़ोंबी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो पाता। तो जब ज़ोंबी वहां पर नीचे गिरता है और जब ज़ोंबी की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो उसके पास एक टोकन गिरता है, एक बैच गिरता है। तो उस बैच को उठा लेता है और कहता है कि ये क्या है, लगता है कि ये बैच इसी का होगा, लेकिन ज़ोंबी बनने से पहले इसके पास ये बैच हुआ करता होगा, ये शायद इसकी कोई आइडेंटिटी हो सकता है, ये कोई सोल्जर हो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियो जो होती है अपने फादर के पास जाकर बैठी होती है और उसे चेक कर रही होती है, लेकिन फादर के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो हमारा जो शिमू होता है वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है अंकल जोंग क्या आप ठीक हैं? जबकि फादर उसे कहता है कि मेरी बेटी प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर से और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। जबकि वो चलाकर उसे कहती है नहीं डैड ऐसा मत कहें। जबकि मास्टर जोंग जो होते हैं वो हमारे शिमू से कहते हैं कि यंग हीरो प्लीज मेरा एक और काम करो, प्लीज मेरे पर एक और एहसान कर दो, तुमने यहाँ पर हम दोनों को पनाह दी और साथ ही हमारी जान बचाई, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकते हो? मेरी बेटी का अब इस दुनिया में और कोई नहीं बचा, क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे? क्योंकि मेरे मरने के साथ ही यहाँ पर जियो फैमिली और साथ में वो फैमिली, इन दोनों के दरमियान में जो बिथरोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि मेरी बेटी की सगाई उनके यंग मास्टर के साथ होने वाली थी, वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को अपनी वाइफ बना लो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ रखो, इसे खाने के लिए खाना मिलता रहे और इसे यहाँ पर आजादी मिली रहे, मैं बस इसके लिए यही चाहता हूँ। कि उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड आप यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? जबकि उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, इस
इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पर तुम्हें अच्छे हाथ में देकर जाना पड़ेगा ताकि ये तुम्हारा ध्यान रख सके। और इसी के साथ ही अपनी जेब के अंदर से एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स को निकालकर वो हमारे यंग मास्टर शिमू को देते हैं और कहते हैं कि इस बॉक्स को तुम यहाँ पर अपनी डाउरी के तौर पर रखो, यानी कि अपने जहेज के सामान के तौर पर रखो। मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ, मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और इसको भी संभाल कर रखना। लेकिन जैसे वो बॉक्स उसकी तरफ आगे खड़े होते हैं, बॉक्स उनके हाथ से छूट जाता है क्योंकि इसी के साथ ही उनका ध्यान हो जाता है, वो मर जाते हैं और बॉक्स भी वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और फादर इसी के साथ ही मर जाते हैं। उनकी बेटी वहीं पर चला चलाकर उसका नाम पुकारी होती है और उसके बाद सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा शिमो जो होता है वो उसे उठाकर वहां पर दफना देता है। वो लोग उसी की वहीं पर कब्र बनाते हैं और वो ज़्यू से कहता है कि मिस जोंग, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। और वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर जंगल के रास्ते मास्टर ली के घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में आते हुए वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मिस जोंग कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे फादर की बातों को भी सीरियसली नहीं ले सकते क्योंकि मेरे फादर ने मरते वक्त जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अब तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं बन सकता ना। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ही मिस जियो से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे वो फैमिली में छोड़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली के लोग इतने बुरे होंगे कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करे। शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, मैं तुम्हें वो फैमिली में छोड़ देता हूँ, वो फैमिली के लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम जैसा सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे सिर्फ शिमो भी कह सकती हो। जबकि दूसरी तरफ से वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं ब्रदर शी, तुम चाहो तो मुझे मिस जियो कह सकते हो। यहाँ पे के साथ हमारा शिमो जो था अपने पास उस बॉक्स को निकालता है और उसे कहता है कि मिस जोंग अब जबकि हम दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो खत्म हो चुका है, तुम्हारे फादर के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैसे रिलेशन में नहीं रहने वाले, तो क्यों ना तुम अपने इस हेयरलूम को वापस ले लो, तुम इसे अपने पास रख लो। तो वह कहती है नहीं नहीं मैं इसे वापस नहीं ले सकती, मेरे डैड ने जो तुम्हें दिया था इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, तुम्हें इसे गिफ्ट के तौर पर इसे समझकर रखना चाहिए क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई, इसी वजह से गिफ्ट समझकर रख लो। और वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर है क्या और इसी वजह से अब तुम्हें इसे रखना होगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं फिलहाल के लिए इसे अपने पास संभाल कर रखता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है। तो वो फैमिली के गार्ड को जाकर वो उसे अपना टोकन दिखाता है कि वो जिन फैमिली से और साथ ही वो उनकी ये लड़की को यहाँ पर लेकर आया जो कि जोंग फैमिली की यंग मिस है। फैमिली में टोटल 3 ब्रदर्स होते हैं। तो जो बड़ा ब्रदर होता है जिसका नाम वो फैंग होता है वो भागता हुआ बाहर आता है और कहता है मेरी भतीजी फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच ही आई, अरे फादर कहाँ पर है, वो कहाँ पर चले गए, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए, चलो ठीक है अंदर चल के बात करते हैं। जबकि उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है, उसका बेटा जिसका नाम वो हुआ होता है और इसी के साथ इसकी शादी होने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारी जोंग जियो जो होती है वो हमारे शिमू को गुड बाय बोलती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आने के लिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर अंदर चले जाते हैं जबकि हमारा शिमू उसे देखते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं वो फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो हमारे शिमू को घूर घूर कर देख रहा होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर ली का दिखाया जाता है कि हमारा शिमू जो होता है मास्टर ली को बुलाकर ले आता है कि मैंने पहले अपने आप को रिकवर करवा लिया है। तो मास्टर ली उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी से अपने आप को रिकवर करवा लोगे, तुम्हारी फिस्ट और गेल आर्ट दोनों पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं और तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उसके ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर सीख रहे हो। लेकिन साथ ही उसी के साथ ही वो अपना सर झुकाकर निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग को क्यों छोड़ दिया और तुम अकेले डीप माउंटेन्स के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों चले गए। हमारे शिमू ने अपने मास्टर ली को बताया होता है कि यहाँ पर वो डीप माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गया था जहाँ पर से उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और उसने ये नहीं बताया कि उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने भी अटैक किया था। शिमो सोच रहा था कि मैं मास्टर को यहाँ पर ज़ॉम्बी के बारे में बता दूं तो फिर तो मास्टर यहाँ पर पागल ही हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा शिमू जो था अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट और साथ में गेल फोर्स ब्लेड आर्ट को सिखा दिया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग मेथड सिखा सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सीखना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मास्टर मैं यहाँ पर उस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी की के 9th लेयर तक ही पहुंच पाया हूँ, मुझे इससे ज्यादा ब्रेक थ्रू करना, मुझे यहाँ पर 10वें या 11वें लेवल तक ब्रेक थ्रू करना होगा। इससे पहले कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए मुझे एकेडमी के टेस्ट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपनी लेवल को बढ़ाना ही होगा। इसका मुझे यहाँ पर 11वें लेवल तक पहुंचना, अगर मैं 11वें लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो कम से कम मेरे पास आयरन बॉडी टेक्निक तो होनी चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग मेथड को सीखना चाहता हूँ। तो उसके मास्टर लियो से कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ लेकिन इसके साथ काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो कहता है हाँ मास्टर बताएं ना। वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और साथ ही इसमें बहुत ही मोटी रकम खर्च होगी। तो शिमोन से कहता है कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर वो सब कुछ अरेंज कर लूंगा। तो मास्टर लियो से कहता है कि ऊपर से ये मेथड बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर बहुत ही बार बुरी तरह से टूटना पड़ेगा, उसके बाद फिर से जुड़ना पड़ेगा। शिमो कहता है कि मास्टर मुझे इस बात से भी कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं डरता, मुझे यहाँ पर रिस्क लेने अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर लियो की बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर किसी भी तरह से टलने वाले नहीं
हो और तुम इस बॉडी टेम्परिंग मेथड को सीख कर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ये टेक्निक जो है जो बाहर वाले किसी को नहीं सिखाई जा सकती। ये टेक्निक जेलो मास्टर स्कूल की एक स्पेशल टेक्निक है, यानी कि आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक। मैं तुम्हें सिखा तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को मानना होगा। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुम मेरे लिए वो काम करोगे तभी मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली टेक्निक सिखा सकता हूँ। तुम्हारा शिमोन से कहता है कि मास्टर अब ये मत कहना कि तुम्हें और बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो बहुत ही जल्दी कंगाल होकर बैठ जाऊंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही छोटी सोच वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर सिर्फ और सिर्फ पैसे यहाँ पर चाहते हैं? नहीं, मुझे इस बार तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर एक और कंडीशन रखने वाला हूँ। उसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं कि 3 महीने के बाद यहाँ पर जितने भी मार्शल क्लब्स हैं उन सभी का आपस में एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि उस टूर्नामेंट में तुम यहाँ पर मेरी तरफ से, मेरे क्लब की तरफ से फाइट करो। अगर तुम इस रिक्वेस्ट को मानते हो तभी मैं यहाँ पर तुम्हें आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मिस यू को बिठाकर उसकी उंगली के ऊपर बाइट लगाया जाता है, सॉरी कट लगाया जाता है, और उसका ब्लड जो होता है एक प्याले के अंदर डाला जाता है। जब प्याले के अंदर ब्लड जाता है तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, फिर साथ ही प्याले का पानी नॉर्मल हो जाता है। ये देखने के बाद वो सभी अंकल्स जो होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो साथ ही उनके साथ जो उनका मैजिशियन खड़ा होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो वो लोग कहता है कि ये क्या, ये तो नाकाम रहा। मिस यू ने ज़ॉम्बी के बारे में बताया होता है। तो अंकल वू फेंग उसे कहते हैं कि बेटा तुमने बताया कि रास्ते में तुम्हारे और तुम्हारे डैड के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया था। इस ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से तुम्हारे डैड भी मारे गए, और उसके बाद जिन फैमिली का वो लड़का तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आया तो वो उनसे कहती है हाँ अंकल बिल्कुल ऐसा ही था। और इसी के साथ ही वो उसे पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे डैड के मरने से पहले उन्होंने यहाँ पर तुम्हें कोई चीज तो नहीं थी, कोई बहुत ही स्पेशल चीज जो कि वो अपने पास रखते हो, जो कि वो अपनी फैमिली का बहुत बड़ा ट्रेजर समझते हो? तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अंकल उसे कहते हैं कि जरा गौर से याद करो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ याद आ रहा होगा, कोई लकड़ी का छोटा सा बॉक्स होगा, क्या वो तुम्हें नहीं दिया उन्होंने? तो वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो वाला बॉक्स इस वक्त शिमू के पास है। तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं मेरे डैड ने मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं दिया। और इसी के साथ ही वो हुआ को दिखाता है कि वो हुआ साइड के ऊपर खड़ा होकर उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था, और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर झूठ बोल रही है। तो इसी के साथ ही जियोन से कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे डैड ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। और इसी के साथ ही सेकंड अंकल जो होता है वो चलाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबके मास्टर वू फेंग जो होते हैं वो कहता है कि मिस जियो को वापस इसके रूम के अंदर छोड़ कर आओ ताकि ये रेस्ट कर सके, क्योंकि ये काफी ज्यादा थकी हुई होगी। और इसी के साथ उसे वहां पर से ले जाया जाता है। तो जब मिस जियो को वहां पर से भेज दिया जाता है तो उसी के साथ ही वो हुआ उन लोगों से कहता है कि अब जबकि इस लड़की के ब्लड ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, हमें इस एंगेजमेंट को यहीं पर कैंसिल करना होगा। मास्टर फेंग जो कि सेकंड ब्रदर होते हैं वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहते हैं कि फर्स्ट ब्रदर जब हम लोगों ने यहाँ पर जियो फैमिली के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था उस वक्त हमें लगा था कि ये लड़की हमारे यंग मास्टर यानी मेरे बेटे के साथ शादी करके हमारी फैमिली को एक वॉरियर दे सकती है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इस टेस्ट से पता चल गया है कि ये लड़की हमें वॉरियर नहीं दे सकती, तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसका फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि लेकिन ये लड़की अभी बहुत ज्यादा यंग है, उम्मीद है कि आगे जाकर इसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक वॉरियर को जन्म दे सकती है। फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रहने दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस लड़की के साथ पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। जबकि इसी के साथ ही यंग मास्टर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन इस बारे में सोचना मत कि मैं इस गंदी घटिया दिखने वाली लड़की से शादी करूंगा। तो वो यहाँ पर साफ ना कर देता है कि मैं यंग मिस जियो के साथ शादी नहीं कर सकता। ये तुम लोगों का मसला है कि उस लड़की को किस तरह से हैंडल करते हो, मुझे यहाँ पर इस समय घसीटने की जरूरत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर थर्ड ब्रदर बैठा होता है। तो थर्ड ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो तुम लोग ये लड़की मेरे बेटे को दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो यहाँ पर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बेटे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये इतनी भी गंदी नहीं दिखाई देती, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। और अगर फ्यूचर में अगर ये एक वॉरियर को जन्म देती भी है तो क्यों ना ये मेरे बेटे के साथ उस वॉरियर को जन्म दे। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो क्रिपल है और ऊपर से वो बहुत ज्यादा नादान है, यानी कि वो अभी भी छोटा बच्चा ही है, हालांकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है। हमें लगता है कि ये लड़की इस बात को मानेगी, हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा गंदी और अगली दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये कभी भी तुम्हारे बेटे से शादी से नहीं मानेगी। तो थर्ड ब्रदर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की यहाँ पर कुछ कह सकती है, और जबकि इस लड़की ने वो फैमिली के अंदर कदम रखा था उसी वक्त से इस लड़की की किस्मत सील हो चुकी थी। इस वक्त इस लड़की की किस्मत का फैसला हम लोग करेंगे। हम जिसके साथ उसकी शादी करना चाहेंगे वो उसी के साथ शादी करेगी, और जिसके साथ हम उसे नहीं करने का कहेंगे उसी के साथ नहीं करेगी। तुम बस उस लड़की को मेरे हवाले करो और उसके बाद देखना, हो सकता है कि हमारी फैमिली को यहाँ पर एक वॉरियर दे सके, लेकिन वो वॉरियर मेरे बेटे वूजिन से होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद हुआ भी वहीं पर रुक चुका होता है। तो हुआ तालियां बजाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे कजिन ब्रदर के लिए वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है, हालांकि वो बिल्कुल नादान है, लेकिन फिर भी वो इस लड़की के साथ काफी मजे कर सकता है। अगर जो फ्यूचर में हमें कोई वॉरियर दे भी देती है तो फिर भी तो हमारी फैमिली का ही फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही उनसे ये कहने के बाद चला जाता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई, मुझे लगता है कि आप जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं वो सीक्रेट बॉक्स की, मुझे लगता है कि वो सीक्रेट बॉक्स उस लड़के के पास है जो लड़का यहाँ पर उससे छोड़ने के लिए आया था। तुम लोगों को पता है कि वो
लड़का कौन है जो उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। वो यंग मास्टर शिमू है जो कि जिन फैमिली का होने वाला उत्तराधिकारी है। शीटिंग ने मरने से पहले बताया था कि उसका एक बेटा है जो कि एक दूर मछुआरों के गांव में रहता है और वहां पर से यहाँ आने वाला है और ये वही बेटा है। सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन जिन फैमिली के साथ हम लोग कैसे पंगा ले सकते हैं, अगर वो चीज उस लड़के के पास है तो फिर हम लोग उस लड़के के पास है वो चीज नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि जिन फैमिली के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो भी यहाँ पर 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर किसी को कुछ पैसे दे दो ताकि वो यहाँ पर हमारा काम कर दे, हम लोग डायरेक्टली जिन फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकते। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है ठीक है ब्रदर, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जबकि थर्ड ब्रदर जो होता है वो यहाँ पर इस बात से खुश होता है कि उसके बेटे के लिए उसे बहू मिल गई है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शिमू का दिखाया जाता है कि हमारा शिमू अपने घर में आता है और वहां पर आने के बाद बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर एक मैनुअल पड़ा होता है, कुछ सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पड़े होते हैं जो कि उनकी फैमिली के होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन उनको दिए गए होते हैं। और उसके अंदर एक स्पेशल पिल को बनाने के बारे में फार्मूला लिखा होता है जिसे ब्लैक स्टोन पॉइजन स्वर्ड पिल कहा जाता है। एक कलरलेस और ऑर्डरलेस पिल है, अगर उसे किसी को दे दिया जाए, चाहे वो सोते हुए से किसी को दी जाए, तो इस ऐसी स्टेट के अंदर बंदा चला जाएगा कि वो नींद में चला जाएगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता रहेगा लेकिन वो नींद में रहेगा और कुछ दिनों के बाद यानी इस पिल के खाने के कुछ दिनों के बाद वो बंदा मर जाएगा। तो मैं शिमू जो होता है उसको पढ़ रहा था और कहता है कि ये क्या आई जस्ट यू फैमिली है, किस किस्म की फैमिली, यू सॉन्ग की फैमिली के अंदर जहां पर ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स क्यों लिखे हुए हैं और उसके डैड ने स्क्रिप्चर्स मुझे क्यों दे दिए। इसके अंदर तो वेपन्स बनाने के मेथड्स लिखे हुए हैं, पॉइजनस पिल्स बनाने के मेथड्स लिखे हुए हैं। की राइटिंग अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिली में आगे दी जाती रही है, लेकिन एंड के ऊपर आकर उन्होंने अपनी फैमिली यानी अपनी बेटी को देने के बजाय जो मुझे क्यों दे दी। और इसी के साथ से वहां पर एक स्वर्ड भी दिखाई देती है। तो वहां पर उस सबको पढ़ने के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मास्टर ली का दिखाया जाता है कि वो मास्टर ली के लिए पैसे लेकर आता है और कहता है कि मास्टर ली चलो मैं पैसे लेकर आ गया हूं, अब मुझे आयरन बॉडी टेक्निक सिखा दो। तो उसका मास्टर उसके पास से पैसे लेता है, फिर साथ में एक एक नोट को चेक करता है और कहता है कि ठीक है वेरी गुड, अब जबकि तुमने सारे पैसे पे कर दिए हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर अपने कपड़े उतार देता है और उसे कहता है कि लड़के चलो जल्दी से अपनी शर्ट उतार दो। तो वो जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि मास्टर ये आप क्या करने वाले हैं, मैं आपको पैसे देकर सीखने वाला हूं, ना कि आप यहाँ पर मेरे साथ हरकपुना करें। तो मास्टर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हें आयरन बॉडी टेक्निक सिखाने वाला हूँ, तुम्हारी शर्ट खून के साथ गंदी हो जाएगी, इसी वजह से कह रहा हूँ कि इसे उतार दो। और साथ ही वो अपने साथ वहां पर 2 हटे कटे लोगों को भी लेकर आया था जिनके हाथ में डंडे होते हैं। तो उसे कहता है कि लड़के अब तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है। जबकि शिमू चलाकर कहता है कि मदर लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। और उसके बाद वहां पर बैम 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 की आवाज आती है क्योंकि वो डंडों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करते हैं और वहां पर उसके चिल्लाने की भी आवाज आ रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से ब्रूजेस होते हैं क्योंकि ये आयरन बॉडी टेक्निक जो है इसी तरह से सीखी जाती है कि डंडों के साथ उसकी बॉडी के ऊपर तब तक अटैक किया जाएगा जब तक वो बेबस नहीं हो जाता। तो मास्टर लियो से कहता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम रोजाना यहाँ पर तुम इसी तरह से बुरी तरह से पीटने वाले हैं यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मसल्स इस तरह अपने आप को अडेप्ट कर ले कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो आयरन की तरह बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तुम्हारी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। जबकि शिमून से कहता है कि हाँ मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा टफ हूँ, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब किसी के साथ ही मास्टर ली भागते हुए आगे बढ़ते और जाकर उसे उठाते और जाकर उसे बैट टब के अंदर बिठा देते हैं। तो बैट टब के अंदर जब उसे होश आती है तो वो अपने सामने देखता है तो मास्टर ली उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। वो उसे देखकर घबरा जाता है और उसके मुंह पर पंच दे मारता है, जिससे मास्टर शिमू भी उसके सर में पंच मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने मास्टर को मारने की, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था जब तुम वहां पर बेहोश हो गए थे, तब मैं तुम्हें उठाकर इस वाटर टब के अंदर लाकर डाल दिया और साथ इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। यहाँ पर आराम से बैठो और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो, क्योंकि यहाँ पर इस बैट टब के लिए भी बहुत सारा खर्चा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। हर बार तुम्हें पीटने के बाद तुम्हें इसके अंदर आकर बैठकर नहाना होगा। इसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम पूरी तरह से यहाँ पर हील हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं जिसकी वजह से तुम तेजी के साथ हील करते हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर दोबारा से एक सेशन रखें और दोबारा यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो वो कहता है नहीं मास्टर अभी नहीं, फिलहाल के लिए मुझे रेस्ट करने दो। इसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम फिलहाल के लिए यहाँ पर नहा लो, नहाने के बाद तुम यहाँ पर जो करना चाहो वो कर सकते हो, फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रुक सकते हो, लेकिन उसके बाद यहीं पर मेरे घर के आसपास ही अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेना जहाँ पर तुम रुक सकते हो, मेरे क्लब के अंदर रुकने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही मास्टर ली वहां पर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद दिखाते हैं कि हमारा जो शिमो होता है पानी के अंदर बैठा होता है, उस पानी के अंदर से वाकई में बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इनके अंदर जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा कमाल किया, उससे मेरी इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ रही है। अगर मैं इसी तरह इस पानी के अंदर बैठकर नहाता रहा तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ा लूंगा और मैं बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो फिर मेरे लिए काइजुआन स्कूल के एडमिशन को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं बहुत ही जल्दी स्कूल का हिस्सा बन जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा हूं। तो वहीं पर बड़े आराम से रिलैक्स होकर लेट जाता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही मेरी मदर ने ये सब
कुछ सोचा होगा अगर मेरी मदद आज यहाँ पर जिंदा होती तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती कि उसका बेटा यहाँ पर वॉरियर बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। बहुत ही जल्दी वो एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। तब हमारा शिमो वहां पर अपने बारे में सोच रहा था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि मास्टर ली यहाँ पर मुझसे बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर नहाने के पानी के लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे एक वॉरियर बनने से पहले, काइजुआन मार्शल स्कूल को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे डैड ने मेरे लिए जितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, मुझे लगता है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मुझे यहाँ पर कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी यहाँ पर कुछ कमाई करनी चाहिए। जब वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है, इसी के साथ ही साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से दो लड़के निकलते हैं और वो उसके ऊपर डंडों के साथ अटैक कर देते हैं। तो एक वहां पर उसके ऊपर बार टैप के ऊपर अटैक करता है, जिससे बार टैप टूट जाता है। जबकि हमारा शिमो बड़ी तेजी के साथ वहां से निकलता है, अपनी चादर उठाता है और अपने ऊपर लपेट कर साइड के ऊपर हट जाता है, क्योंकि दूसरा पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है बड़ी तेजी के साथ पीछे हटकर, और फिर साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमारा शिमो जो होता है उनके मूव्स को वहां पर देखता है, उनके फ्लॉस को देखकर बड़ी तेजी के साथ दोनों को पंच मारकर आगे गुजर जाता है, जिसके एक ही अटैक के साथ वो दोनों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उन दोनों के वहां पर गिरने के बाद हमारा शिमो कहता है अब जल्दी से भगना स्टार्ट करो, तुम लोग कौन हो यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। और इसी के साथ ही वो दोनों लड़के जो होते हैं अपना मास्क उतारते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर शिमो प्लीज शांत हो जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक बहुत ही अच्छे और कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो और इस वक्त तुम बॉडी टैम्परिंग के 10th लेवल पर पहुंच चुके हो। ये बात तो वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम लोग तो यहाँ पर यही देखने के लिए आए थे। जैसे एक का नाम फेंग ली होता है और दूसरे का नाम गाओ जुआन होता है। तो वो उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग भी मास्टर ली के डिसाइपल है, हम लोग ने भी उससे मार्शल आर्ट सीखी थी। तो इसी के साथ ही हमारा शिमो से पूछता है लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो उसे बताते हैं क्या तुम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास एक तरीका है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। तो फेंग ली उसे कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक्सचेंजिंग मूव्स के लिए आए थे ताकि हम लोग देख सके क्या तुम वाकई में पावरफुल हो या नहीं। तो हमारा शिमो उन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मूव्स एक्सचेंज करना चाहते थे, यानी कि इसका मतलब यह कि तुम मेरी स्ट्रेंथ को देखने के लिए आए थे, तो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने का मकसद क्या था। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर साथ ही फेंग ली उसे कहता है कि ब्रदर अब जबकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा शार्प और काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, तो क्या तुम यहाँ पर कुछ पैसे कमाना चाहोगे। गाओजुआन उसे कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर तुमसे पूछने के लिए आए हैं, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो। तो हमारा शिमो जो होता है उसे पहले यहाँ पर पैसों की जरूरत है। तो फेंग ली उसे बताता है कि हम ब्रदर्स जो हैं वो एक ग्रुप को चलाते हैं जिसे ब्लैक फॉक्स सेक्टर कहते हैं। ब्लैक फॉक्स सेक्टर पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था जब हमारा सेकंड ब्रदर हमारे साथ था। पहले हम 3 लोग हुआ करते थे और हमारे सेकंड ब्रदर के मरने के बाद से हमारा सेक्टर जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। सेकंड ब्रदर जो था उसे यहाँ पर फियर फिस्ट कहा जाता था, क्योंकि उसकी फिस्ट पावर काफी ज्यादा थी और वो फिस्ट मारकर ही किसी को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता था, जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप के लोग हमारे करीब भी नहीं भटकते थे और हम लोग काफी तेजी के साथ राइज कर रहे थे। लेकिन हमारा सेकंड ब्रदर जो था वो एक बीमारी की वजह से मर गया और उसके मरने के बाद से हमारा जो सेक्टर है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस वक्त दूसरा ग्रुप जो कि शुई गैंग है, शुई गैंग के लोगों ने हमारे पर बहुत बार अटैक किया और यहाँ तक उन्होंने हमारी काफी सारी टेरिटरीज को हमारे हाथों से छीन लिया है, जिसमें काफी सारी दुकानें भी थी। अब जबकि हमारे पास आखिरी बची हुई 3 दुकानें बची हैं जो कि नॉर्थ साइड के ऊपर है, और उन्होंने यहाँ पर हमसे कहा कि वो 3 दिन के बाद उसके ऊपर अटैक करके उन तीनों दुकानों को भी हमसे छीन लेंगे, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारा सेकंड ब्रदर बनकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां पर जाओ और उन सभी लोगों को सबक सिखाओ, ताकि हम लोग अपनी आखिरी टेरिटरीज को बचा सके और उससे तुम्हें काफी सारा पैसा भी मिलेगा। तो हमारा शिमो जो होता है उनकी रिक्वेस्ट को मान लेता है, अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाता है और उनके साथ वहां पर पहुंच जाता है। तो ये लोग जाकर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां पर नीचे देखते हैं कि उनकी गैंग के लोग मार खा रहे होते हैं, वहां पर शुई गैंग के लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही ब्रदर फेंग ली से कहता है कि ब्रदर शिवो क्या तुम देख रहे हो, वो सभी लोग जो हैं वो नीले ड्रेस वाले वो लोग शुई गैंग के लोग हैं। तो हमारा शिमो वहां पर होता ही नहीं है, तो वो इस बात से काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारा शिमो पहले वहां पर नीचे उतर चुका होता है। नीचे उतरने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, सबसे पहले वाले को जाकर अपनी फिस्ट टेक्निक के साथ एक पंच मारता है, जिससे उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ ही बाकी दोनों भी वहां पर नीचे उतर आते हैं और इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। शिमो की फाइटिंग जबरदस्त होती है, वो साथ ही अपने उसके हाथ में एक डंडा होता है और उसी डंडे के साथ वो अपनी गेल स्वर्ड टेक्निक को यूज कर रहा होता है, और उसकी स्वर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। जब वो वहां पर अटैक करता है तो काफी सारे लड़के उड़कर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही फिस्ट टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। तो शुई गैंग में भी यहाँ पर कुछ महारथी होते हैं जो कि ऊपर बैठे होते हैं। तो वहां पर 3 लड़के जो ऊपर बैठकर ये देख रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं देखो तो जरा, यहाँ पर लगता है कि मुर्दा जिंदा होकर वापिस आ गया है। इनका सेकंड ब्रदर फियर्स फिस्ट यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर वापिस आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो जिंदा हो सकता है। लगता है कि ये उसकी किसी सस्ती कॉपी को उठाकर मास्क लगाकर यहाँ पर हमारे सामने ले आए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर यहाँ पर सिर्फ हमारे डिसाइपल कमजोर हैं। और वो तीनों भी वहां पर जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। तो नीचे जितने डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को तो इन तीनों ने बुरी तरह से पीट दिया होता है, लेकिन अब जैसे वहां पर मेन 3 कैरेक्टर्स यानी मेन 3 विलन्स की एंट्री होती है, तो एक जो होता है उसके पास एक बड़ा सा हंटर होता है, उसके साथ
वो रस्सी की तरह उसे यूज करते हुए हमारे शीमो को बाइंड कर लेता है। वो उसे बांधकर अपनी तरफ खींचता है और उसके दोनों साथी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि सेकंड ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन साथ ही वहां पर दूसरे दो जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी उसके दो साथी होते हैं वो दोनों के ऊपर भी अटैक करते हैं। हमारा शीमो वहां पर बाइंड हो चुका है रस्सी के अंदर, जबकि दूसरी तरफ से वो दोनों लड़के जो होते हैं वो फेंगली और गाओ युआन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों वहां पर उनको फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेन गुंडा वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है फियर्स फिस्ट, हमने सुना था कि तुम मर चुके हो, फिर यहाँ पर तुम जिंदा होकर वापस कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुर्दे जो है वो कब्र से उठकर वापस आ जाते हो। मुझे यहाँ पर पर्सनली फाइट्स में हिस्सा लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अब जबकि फियर्स फिस्ट यहाँ पर जिंदा होकर वापस आ गया तो मुझे लगता है कि मुझे खुद यहाँ पर नीचे उतरना पड़ा और मेरे सामने जहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ ही वो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है। जैसे उसे वहां पर मारने लगता है, इसी के साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है, क्योंकि हमारा शीमो जो होता है बड़ी आसानी के साथ रस्सी को तोड़ देता है और आगे बढ़कर उसके मुंह के ऊपर पंच दे मारता है, जिससे मेन विलन जो होता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। फिर साथ ही वो घूरकर बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पर ब्रदर फेंगली जो होता है वो अपने वाले से बहुत ही आसानी से फाइट कर रहा होता है और उसको वहां पर पीछे की तरफ फेंड कर देता है। लेकिन वो लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और फिर से अपना डंडा लेकर जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा शीमो वहां पर आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता पीछे जाकर टकराता है और हमारा शीमो बड़ी तेजी के साथ अब दूसरे गाओ युआन की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि गाओ युआन के साथ भी वहां पर एक लड़का फाइट कर रहा होता है। वो अपनी तलवार को उसकी तलवार के साथ वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन साथ ही शीमो उसको भी जाकर एक पंच मारता है और इसी के साथ ही पूरे का पूरा शुई गैंग जो है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और इन लोगों ने यहाँ पर शुई गैंग को पूरी तरह से हरा दिया है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर हमारी ज़्यू जो होती है वो एक चेयर के ऊपर बैठी होती है और उसके हाथ और पांव बंधे हुए होते हैं और इसी के साथ ही ज़्यू वहां पर सोच रही होती है अचानक से क्या हुआ। अचानक से थर्ड अंकल जो थे वो मेरे पास आए और आकर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी जगह के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना खा और उसके बाद मेरे पास आ जा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह के ऊपर लेकर जाता हूँ जहां पर मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ कि यंग मास्टर वू हुआ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसी वजह से हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ होगी, तुम्हारी बेटी वूजुन के साथ होने वाली है। और उसे वहां पर वो खाना खिलाते हुए कोई ऐसी चीज पिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह कुर्सी के ऊपर बंधी हुई होती है और उसके सामने एक मोटू चबी सा लड़का आता है जो कि लात टपकाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या है? मुझे यहाँ पर कहा गया था कि मुझे यहाँ पर दूसरे लड़के से मिलवाया जाएगा जिसका नाम वूजुन है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि वो इस तरह का एक लड़का है, यानी कि वो क्रिपल होता है, वो चल फिर नहीं सकता और साथ ही वहां पर बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। उस बेचारे की लाल भी टपक रही होती है और उसे वाइफ वाइफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि जुन को यहाँ पर बताया गया होता है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ बनने वाली है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वही मार्केट का दिखाया जाता है। तो हमारा शीमू जो होता है अपना मास्क उतारता है और उन लोगों से कहता है कि लो तुम्हारा काम हो गया। तो वो दोनों से कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर हमारी आखिरी बची हुई दुकानों को इन शुई गैंग के लोगों से बचा लिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और साथ ही वो उसके पैसे भी दे देते हैं, जबकि ग्वान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने शुई गैंग को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है और तुमने यहाँ पर हमारी मदद भी किया हमसे उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने पहले हमारे पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों तक वो यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ भी करेंगे। तुम्हारा शीमोन से कहता है कि हम लोगों के दरमियान में यहाँ पर एक बिजनेस हो रहा था, तुमने मुझे पैसे दिए और पैसों के बदले मैंने तुम्हारा काम कर दिया और यहाँ पर अगर तुम्हारा बदला पूरा होता है तो ये तुम्हें यहाँ पर बोनस मिल गया है। तो शीमोन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर से जाना चाहिए और तुम्हें थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। शीमोन जब वहां पर से जाने लगता है तो ली फेंग उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम वहां पर उस दिन बैठकर नहा रहे थे और उस बैथ के अंदर काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे जो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ और पैसों की जरूरत है तो हमारे लिए और ज्यादा काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम हमारे ब्लैक फॉक्स सेक्टर को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और तुम्हें यहाँ पर महीने के पैसे मिलते रहेंगे। तुम्हारा शीमोन लोगों से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं किसी भी सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, मुझे काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करना है। फिर साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें दोबारा से कोई तंग करने के लिए आता है तो फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा से बिजनेस कर सकते हैं, तुम मुझे पैसे देना और पैसों के बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कैसा रहेगा? लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, किसी को यह भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिन फैमिली का यंग मास्टर शीमू हूँ। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, जब मास्क इसीलिए तो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे कि तुम हमारे साथ हो। वो कहता तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, जब कभी कोई काम हुआ तो मुझे भुला लेना। तो गाओशुआन उसके चले जाने के बाद ली फेंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर उसे अपने सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट क्यों किया? तो वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? जब वो इस मास्क को पहनता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारा सेकंड ब्रदर जिंदा होकर वापस आ गया हो। उसकी मार्शल आर्ट्स उसे काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं, साथ ही इस मास्क को पहनने के बाद उसका ऑरा बिल्कुल हमारे सेकंड ब्रदर से मैच करता है। इसी वजह से मैं सोच रहा था काश हमारा सेकंड ब्रदर हमारे पास यहाँ पर वापस आ जाए। उनको दिखाते हैं कि वूजुन जो कि लास्ट टाइम के ऊपर बहुत ही गंदा सा बद्दा सा लाट टपकाता हुआ एक बच्चा दिखाई दे रहा था, हमारी हीरोइन की तरफ आगे बढ़ा था। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वो अपने पास से झुंझुना निकाल कर लाता है और हमारी
ज्यू को दे देता है और उसे कहता है कि इसे बजाओ। तो ज्यू भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहते हैं कि जब पहले मैंने इसे देखा मुझे तो लगा था कि ये कोई बहुत ही ठरकी सा लड़का है जो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, शायद मेरी इज्जत लूट ले, लेकिन ये तो मेरे साथ सिर्फ खेलना चाहता है। तो वो झुंझुना वहां पर उसके सामने बजा रही होती है कुर्सी के ऊपर बैठकर, लेकिन उस लड़के का कद बेचारा इतना छोटा होता है कि वो आगे बढ़कर उस झुंझुने को पकड़ नहीं पा रहा होता। ज्यू कहती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ने से बच गई हूँ। इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि वो पहले यहाँ पर मेरी शादी वो हुआ के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद अब अचानक से उन्होंने यहाँ पर मेरी शादी के बारे में ये क्यों कहा कि वुजुन से मेरी शादी करवाएंगे। यहाँ तक कि थर्ड अंकल ने मुझे यहाँ पर कुछ बुलाकर बेहोश कर दिया था और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कुर्सी के ऊपर बंधी हुई हूँ। वो तो अच्छी बात है कि ये लड़का बेवकूफ और भोंदू निकला कि इसने यहाँ पर मुझे रस्सियां भी खोल दी और साथ ही मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। साथ ही वो कहते हैं कि आखिर वो फैमिली वालों को यहाँ पर हमसे चाहिए क्या। मुझे लगता है कि वो डैड के पास से कुछ स्पेशल चीज लेना चाहते हैं। आखिर उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है जो मेरे डैड ने वहां पर यंग मास्टर शिमू को दे दिया था। यंग मास्टर शिमू को उन्होंने वो बॉक्स क्यों दिया, कर वो इतना ही खास था तो मुझे क्यों नहीं दिया। फिर साथ ही उसे वहां पर एक झटका लगता है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है, अगर वो लोग वाकई में यहाँ पर उस बॉक्स से पीछे है तो इसका मतलब यह है कि वो ब्रदर शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर जाएंगे ताकि उसके पास से उस बॉक्स को छीन सके, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए कौन आया था और उन्हें यह भी बताया कि वहां पर ये बॉक्स किसके पास हो सकता है। इसी के साथ वो जल्दी से उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जल्दी से जल्दी जिन फैमिली में जाना होगा, जाकर शिमू को इस बारे में बताना होगा कि वो तुम्हारे पास जो बॉक्स है उसको लेने के लिए ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन इस छोटू को दिखाते हैं कि वुजुन जो होता है उसका पल्लू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वाइफ तुम कहां पर जा रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, रोना शुरू कर देता है। जबकि इसी के साथ इस ज्यू से कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, कोई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको मुझे कुछ बताने के लिए जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। जैसे वो जाने का लफ्ज कहती है, इसी के साथ जुन वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो बच्चों की तरह वहां पर चिल्ला रहा था और कहता है कि मेरी वाइफ भागने वाली है, मेरी वाइफ भागने वाली है। तो वो उसे चुप कराती है और उसे कहती है कि शांत हो जाओ। वो उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और बड़ी प्यार के साथ उससे बात करते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते, मुझे इस जगह के ऊपर होना भी नहीं चाहिए था, मुझे किसी बंदे की जान बचाने के लिए यहाँ पर से जाना होगा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे। तो ज्यू की बात सुनने के बाद जुन जो होता है वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने के साथ ही वो जल्दी से भागता पीछे जाता है। उसके पास खिलौनों का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर से कुछ निकालता है और वहां पर से चाबियों का एक छल्ला लेकर उसके पास आ जाता है और वो आकर उसके सामने करता है। तो ज्यू से कहता है कि मैं इनका क्या करूं। तो वो साइड के ऊपर इशारा करता है कि वहां पर खिड़की को ताला लगा होता है और उस खिड़की की चाबियां जो होती है उसके पास होती है। वो उसे कहता है कि इस खिड़की का ताला खोलो, यहाँ पर से भाग जाओ। तो ज्यू उसके पास चाबियां लेती है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाती है, ताला खोलती है और वहां पर से बाहर भाग जाती है। जब वहां पर से भाग कर जा रही होती है, इसी के साथ ही वो फैमिली के कुछ गार्ड जो कि नाइट ड्यूटी दे रहे होते हैं वो लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जिन फैमिली का दिखाया जाता है कि जिन फैमिली हाउस होल्ड में दिखाते हैं कि यहाँ पर एक यंग मास्टर जो कि वैंग फैमिली से होता है, तो वैंग टियान जो होता है उनकी फैमिली में पहुंच जाता है अपना स्पीयर लेकर, उनके ऊपर आकर अटैक कर रहा होता है। तो जिन फैमिली के जो लड़के होते हैं, जो डिसाइपल्स होते हैं, वो सभी उसके सामने नहीं टिक पा रहे होते और वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे अपना स्पीयर भी निकालना नहीं पड़ता, बल्कि वो शीट के साथ अपने स्पीयर के साथ उनके ऊपर अटैक करता है, सभी को बड़ी आसानी के साथ वहां पर हरा रहा होता है। तो वो यहाँ पर असल में इनकी स्ट्रेंथ को ही मापने के लिए आया था। तो वो वहां पर उन सभी को हराने के बाद कहता है कि तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर 4 बड़ी फैमिलीज में से जिन फैमिली का नाम निकाल देना चाहिए। जब किसी के साथ ही हमारे शिमू की छोटी बहन जुआन वहां पर पहुंच जाती है। तो शीजू हान वहां पर पहुंचने के बाद से कहती है कि तुम सभी लोग पीछे रहो, मैं इससे फाइट करती हूँ। तो शीजू इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर वैंग टियान जो होता है वो भी अपने बाला लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों वहां पर अपने अपने वेपन को टकराते हैं। तो हमारी शीजू जो होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई दे रही होती है, यानी कि उसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर होती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आते हैं और एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। फिर साथ ही हमारी शीजू जो होती है उसके ऊपर जब अटैक करती है तो पीछे की तरफ हटता है, अपने बाले के साथ उसको ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो अपने बाले को अनशीथ करता है और अपने बाले को लेकर ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके और उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। और पीछे जाने के बाद इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और अपना बाला लेकर सीधा उसके चेहरे की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसके आंखों के करीब लाकर अपने बाले को वहीं पर रोक देता है, जंप करते हुए पीछे हट जाता है और साइड के हटने के बाद अपना बाला भी उठा लेता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि जिन फैमिली जहाँ की काफी बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली यानी कि 4 बड़ी फैमिलीज में से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों का लेवल तो बहुत ज्यादा लो है। मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि तुम लोग तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम हमारे नौकरों के साथ भी फाइट कर सको, तुम हमारी वैंग फैमिली से बहुत ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी जिन फैमिली और ये पूरे का पूरा हाउस होल्ड जो है ये हमारी वैंग फैमिली के हथे चढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और शीजू उसकी बात सुनने के बाद वहां पर खामोश खड़ी होती है और इसी के साथ वहीं पर रुकता है और उसे कहता है कि लड़की अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या
है तो वो उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शी जुहान है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, मेरा नाम वैंग टियान हाओ है, मेरा नाम याद रखना, मैं वैंग फैमिली का यंग मास्टर हूं। और इसी के साथ ही वो उसे बाय बोलकर वहां पर से चला जाता है। जबकि शीजू भी वहां पर उसको उसकी बात सुनने के बाद शर्मा रही होती है, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में कुछ कुछ होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जिन गैंग मार्शल स्कूल का दिखाया जाता है। जिन गैंग मार्शल स्कूल में जहां का ये क्लब का एक मेंबर है वहीं तो ये वहां पर आता है और साथ ही सोच रहा होता है कि मेरे अंकल ने मुझे वहां पर इसलिए भेजा था जिन फैमिली में, ताकि वहां पर जाकर मैं कोई अच्छी लड़की ढूंढ सकूं, उनकी फैमिली में कोई अच्छी यंग मिस को ढूंढकर मैं उसके साथ शादी कर लूं, क्योंकि वो भी एक बड़ी फैमिली है। लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ कचरा ही मिला है, सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन फिर साथ ही वो कहता है लेकिन वो लड़की शी जुआन वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा बेहतर था और ऊपर से वो काफी क्यूट भी थी। लेकिन जैसे वहां पर वो अंदर इंटर होता है, इसी के साथ उसे वहां पर अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि यहीं पर शुई गैंग के लोग होते हैं और शुई गैंग के वही 3 मेन गुंडे जो होते हैं मार खाकर अंदर बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि बेवकूफ तुम सभी को किसने मारा, जहां पर इस तरह से क्या मार खाकर आ गए। तो वो कहता है कि फियर्स फिस्ट कहीं से जिंदा होकर आ गया और उसने हमें बुरी तरह से पीटा और हमें वहां पर से कब्जा भी नहीं करने दिया और हम लोग मार खा के वापस आ गए हैं। एंकियान उनसे कहता है कि अगर वाकई में फियर्स फिस्ट वापस आ गया तो तुम लोगों का तो मार खा के आना तय था, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जबकि दूसरा लड़का उसे कहता है कि ब्रदर वैंग में जहां पर सच्ची कह रहा हूं, वो वाकई में असली वाला बिल्कुल भी नहीं था, वो असली फियर्स फिस्ट नहीं था, बल्कि उसकी जगह के ऊपर कोई और था। और वैसे भी मरा हुआ इंसान कब जहां पर जिंदा हुआ है, मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो असली वाले फियर्स फिस्ट से भी ज्यादा थी। तो ये बात सुनने के बाद वैंग टियान हाउ उनसे कहता है क्या वाकई में तुम लोग ये कह रहे हो कि वो बंदा जो है वो असली के फियर फिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल था और तुम लोग 5-6 लोग वहां पर अकेले उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी बात है और हमें लगता है कि वो इस वक्त अपनी बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर है। तो ये बात सुनने के बाद वैंग टियान हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर फाइनली कोई बंदा मिल गया है जिससे मैं फाइट कर सकता हूँ, मुझे अपनी टक्कर का बंदा मिला है। तो वो उनसे कहता है कि जाओ जाकर उनको एक लेटर देकर आओ, कल 2 बजे मैं उनसे फाइट करूंगा, मैं उनके फियर्स फेस को चैलेंज करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या वो यहाँ पर मेरी ब्लेजिंग स्पीयर डार्ट के सामने टिक पाता है या नहीं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शीमू का दिखाया जाता है कि हमारा शीमू अपने घर में बैठा प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ अंदर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर बाहर एक लड़की आई है। तो वो कहता है कि कौन लड़की आई है, वो बाहर आकर देखता है तो सामने ज़्यू होती है। तो ज़्यू भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि उसके पीछे वो फैमिली के गार्ड्स होते हैं, वो वहां तक उसका पीछा करते हैं और वहां पर ये देखने के बाद कि वो जिन फैमिली के अंदर चली गई वो भागकर वापस चले जाते हैं ताकि जाकर मास्टर वू को इस बारे में बताया जा सके। तो हमारा शीमू जो होता है वो ज़्यू को अपने साथ लेकर रूम के अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें हुआ क्या, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो फैमिली के लोग तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करेंगे, अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो मैं तुम्हें कभी भी वहां पर नहीं छोड़ता। इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी जाकर उनको सबक सिखा कर आता हूँ। इन लोगों की हिम्मत कैसी भी जहां पर जिस लड़की से वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं उसके साथ इतना बुरा सलूक करने की, जबकि वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ब्रदर प्लीज रुक जाओ, तुम वहां पर मत जाओ। वो फैमिली में 3 मास्टर्स हैं, वो तीनों भाई जो है वो बहुत ज्यादा कमीने और बहुत ज्यादा घटिया हैं, स्पेशली वो तीसरे वाला वो तो कुछ ज्यादा ही घटिया है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम वहां पर जाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाएगा। इस बार में भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि मेरे डैड ने तुम्हें जो बॉक्स दिया था क्या वो बॉक्स अभी भी तुम्हारे पास है, क्या तुमने देखा उस बॉक्स के अंदर क्या है, आखिर मेरे डैड ने वो बॉक्स तुम्हें क्यों दिया था, क्योंकि वो फैमिली के लोगों को वो बॉक्स चाहिए और वो उस बॉक्स को लेने के लिए कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। तो